हेलो बच्चों, देवरिया कोचिंग क्लासेस के इस अमेजिंग प्लेटफॉर्म पे मैं अविनाश सिंह आपका स्वागत करता हूं। आज की वीडियो में हमने लिया है यूपी बोर्ड क्लास 10 प्रीवियस ईयर का सेट नंबर 5। क्वेश्चन पेपर इंग्लिश का है और आज इसको फिर से हम सॉल्व करना सीखेंगे, सेट नंबर 5। उद्देश्य सिर्फ यही है, मोटिवेशन सिर्फ यही है कि आपको एग्ज़ाम में अच्छे मार्क्स गेन कराना। ठीक है, जब आप ये प्रैक्टिस सेट देखेंगे, साथ साथ में सॉल्व करेंगे, तो आपको ये पता चलेगा कि क्वेश्चन पेपर का पैटर्न क्या है, कितने सेक्शंस हैं, आपको कैसे आंसर्स लिखना है बोर्ड एग्जाम में, ताकि आप ज़्यादा से ज़्यादा मार्क्स इंश्योर कर पाएँ। ठीक है, तो चलिए बिना देर के शुरू करते हैं। एज़ यूजुअल मैं आपको बताऊंगा कि आपका क्वेश्चन पेपर कितने सेक्शंस में डिवाइड है। द होल क्वेश्चन पेपर इज़ डिवाइडेड इनटू 4 सेक्शंस। सेक्शन ए बी सी डी। सेक्शन ए आपका MCQs इन्वॉल्व करता है, इंक्लूड करता है, जिसके 2 पार्ट हैं, ए एंड पार्ट 1 या फिर कह सकते हैं पार्ट ए और पार्ट बी। एज यूजुअल हमेशा की तरह मैं आपको बताऊंगा कि आपका क्वेश्चन पेपर 4 सेक्शंस में डिवाइड है, ए बी सी डी, और सेक्शन ए पार्ट ए और पार्ट बी में डिवाइडेड है। पार्ट ई में पूरी तरह से आपको MCQs मिलेंगे और पार्ट बी में आपको सब्जेक्टिव क्वेश्चन मिलेंगे। ठीक है, सेक्शन ए। सेक्शन बी है आपका राइटिंग का सेक्शन। राइटिंग मतलब लेटर राइटिंग, आर्टिकल राइटिंग, एस्से राइटिंग वगैरह वगैरह। सेक्शन डी है आपका ग्रामर पे आपको पैसे, वॉइस, नरेशन, पंचुएशन ये मिलेगा। और डी है आपका लिटरेचर। तो ओवरऑल द होल क्वेश्चन पेपर इज डिवाइडेड इनटू 4 सेक्शंस A B C D. A हैज़ बीन डिवाइडेड इनटू पार्ट ए एंड पार्ट बी। तो चलिए इतना आप समझ गए होंगे। इसी के अकॉर्डिंग आपके मार्क्स बाइफरकेटेड हैं। तो सबसे पहले सेक्शन ए लेंगे, पार्ट ए लेंगे, और पार्ट ए में आपको क्वेश्चन नंबर 1 to 3 आपको मिलेगा एक पैसेज 1 to 3 के लिए, और पैसेज को पढ़ के आप उन क्वेश्चंस को सॉल्व कर पाएंगे। तो ठीक है, चलिए देखते हैं। और आपको एक चीज़ और बता दें, आपको बोर्ड एग्ज़ाम में सेट ए को, यानी कि सेक्शन ए के जो MCQs हैं, इनको सॉल्व करने के लिए आपको क्या मिलेगा, फिर से आपको एक चीज़ बता दें, सेट ए को सॉल्व करने के लिए, यानी कि क्वेश्चन पेपर का जो सेक्शन ए है, इसके MCQs को सॉल्व करने के लिए आपको बोर्ड एग्ज़ाम में एक OMR सीट मिलेगा, जिसमें A B C D जो भी ऑप्शन सही होगा इन क्वेश्चंस का आंसर, वो आप क्या करेंगे, वो गोला फिल कर लेंगे। क्वेश्चन नंबर 1 है, 2 है, तो जैसे गोले मिलेंगे, जैसे आपके आंसर सही होंगे, वैसे आप गोले फिल कर लेंगे। हालांकि ये बेसिक जानकारी है जो बताने की ज़रूरत नहीं है, फिर भी मैं आपको बता देता हूँ। ठीक है, ताकि हर बार एक ही चीज़ बताएंगे तो दिमाग में वो चीज़ बनी रहेगी। चलिए बिना देर के हम शुरू करते हैं क्वेश्चन पेपर। ये पैसेज पढ़ना, पैसेज के अकॉर्डिंग फिर हम आंसर सॉल्व करेंगे। ठीक है। देयर इज़ अ ग्रेट अफिनिटी बिटवीन ट्रीज एंड मैन। लेखक कहता है कि मनुष्य और पेड़ों के बीच में बड़ी समानता होती है। अफिनिटी का मतलब होता है समानता, सिमिलैरिटी जिसको कहते हैं। अफिनिटी मतलब सिमिलैरिटी। वेयर इज़ अफिनिटी? समानता, यूनिफॉर्मिटी होती है। वी ग्रो एट मच द सेम पेस। हम दोनों यानी कि ट्रीज एंड मैन समान गति से विकसित होते हैं, विकास करते हैं। इफ़ वी आर नॉट हर्ट, अगर हमें चोटिल ना किया जाए, अगर हमें भूखा ना रखा जाए, और अगर हमें काटा ना जाए। यानी काटा ना जाए, मनुष्य को काटना मतलब उसको जान से मार देना। तो पेड़ और मनुष्य दोनों समान गति से विकसित होते हैं अगर उन्हें चोट ना पहुँचाई जाए, भूखा ना रखा जाए, और कट डाउन ना किया जाए, काटा ना जाए, मतलब इंसानों के कॉन्टेक्स्ट में मारा ना जाए। इन आवर यूथ, अपनी युवावस्था में जब हम छोटे होते हैं, वी आर रेस्प्लेंडेंट। रेस्प्लेंडेंट का मतलब होता है ब्राइट। रेस्प्लेंडेंट मीन्स ब्राइट। हम अपनी युवावस्था में क्या होते हैं? चमकदार प्राणी होते हैं। हम अपनी युवावस्था में चमकदार प्राणी होते हैं। ठीक है, चमकदार होते हैं। यानी पेड़ पौधे जब छोटे होते हैं, जब युवा होते हैं, तो क्या होता है? चमकदार प्राणी होते हैं, क्रीचर्स, एनर्जी से भरे होते हैं। इन आवर डिक्लाइनिंग ईयर्स, और अपने बुढ़ापा में, अपने ढलते हुई अवस्था में, बुढ़ापे में, वे स्टूप अ लिटिल, हम थोड़ा झुक जाते हैं। स्टूप का मतलब होता है झुकना। स्टूप का मतलब होता है झुकना। वी रिमेंबर, वी स्टार्ट स्ट्रेच आवर ब्रिटल। ब्रिटल का मतलब होता है नाजुक। ब्रिटल का मतलब होता है नाजुक। हम थोड़ा झुक जाते हैं, हमें याद आता है
वी स्ट्रेच आवर लिम्स, ब्रिटल लिम्स, हम अपने कमज़ोर अंगों को फैला लेते हैं, द सन, धूप में, एंड देन विथ अ साई, और फिर क्या होता है, अब एक लंबी सांस लेके वी शेड आवर लास्ट लीव्स, हम अपने आखिरी पत्ते गिरा देते हैं। यानी इंसानों के कॉन्टेक्स्ट में अगर पत्ते गिराने की बात की जाए तो हम मर जाते हैं, और पेड़ों के कॉन्टेक्स्ट में बात किया जाए तो पेड़ पौधे क्या होते हैं, अपनी बुढ़ापा की अवस्था में आखिरी पत्ता गिर जाता है और वो मर जाते हैं, और वैसे ही इंसान भी मर जाता है एक लंबी सांस लेके। महमूद, इस कहानी का कैरेक्टर है महमूद, ठीक है। महमूद वॉज लाइक द बनियान ट्री, महमूद एक बरगद के पेड़ जैसा था। बनियान का मतलब होता है बरगद। हिज हैंड्स नार्ड, उसके हाथों में गांठें पड़ गई थी। अगर आप बूढ़े लोगों को देखेंगे तो जनरली उनके हाथों में जो नसें होती हैं वो जगह जगह गांठ पड़ गई होती है, ठीक है। उसके हाथों में नास की जो नसें थी वो गांठें पड़ गई थी। एंड ट्विस्टेड लाइक द रूट्स ऑफ द एंशिएंट बनियान ट्री, और जो प्राचीन बनियान का पेड़ था उसके मोहल्ले में, उसी के जैसे जड़ें इधर उधर मुड़ी थी वैसे उसके हाथ भी क्या हो गए थे, मुड़ गए थे, उसकी नसें मुड़ गई थी, हाथ मुड़ गया था। अली उसका पोते का नाम है, अली वॉज द यंग मिमोसा, और अली की तुलना किससे की जा रही है, प्लांटेड एट द एंड ऑफ द कोर्टयार्ड, यानी आंगन के कोने में किनारे पे जो मिमोसा, यानी मिमोसा का मतलब होता है छोई मोई का पौधा, और उसका जो पोता था अली, वो आंगन के आखिरी छोर पे लगे हुए, किनारे पे लगे हुए मिमोसा के पौधे के समान था। यानी कि महमूद की तुलना की जा रही है जो बनियान बरगद का पुराना पेड़ है वैसे, और उसका जो पोता है ये अली, उसकी तुलना आंगन में लगे हुए मिमोसा यानी छोई मोई के पौधे से उसकी तुलना हो रही है। इन 2 years, 2 वर्षों में, बोथ का मतलब महमूद छोटा जो अली है एंड ही, और वो छोटा जो मिमोसा का पौधा है द ट्री, ठीक है। वुड अक्वायर का मतलब होता है प्राप्त करना, गेन करना, प्राप्त करना। कह रहे 2 वर्षों में महमूद और वो छोटा सा जो पौधा है अक्वायर स्ट्रेंथ, इनकी शक्ति प्राप्त होगी, इन्हें शक्ति प्राप्त होगी, यानी जैसे जैसे बड़े होंगे उनमें मजबूती आएगी, एंड कॉन्फिडेंस और विश्वास आएगा, कॉन्फिडेंस आएगा ऑफ देयर अर्ली यूथ, ठीक है। तो हमने पढ़ लिया कि यहाँ पे इस कहानी का कैरेक्टर है महमूद और एक जो छोटा सा अली है। महमूद की तुलना की गई है बनियान एक बरगद के पेड़ से, और अली की तुलना की गई है एक आंगन में लगे हुए मिमोसा के प्लांट से, ठीक है। अकॉर्डिंग टू द पैसेज मेन आर इन द ग्रेट अफिनिटी विथ, पैसेज के हिसाब से मनुष्यों की जो समानता होती है ज़्यादा वो किस चीज़ से होती है, तो हमें आंसर पता है, मनुष्यों की तुलना की गई है ट्रीज से, तो हमारा आंसर हो जाएगा, पहले क्वेश्चन के लिए हमारा आंसर हो जाएगा बी। तो हम अपने OMR सीट में अगर ऐसा क्वेश्चन आता है तो बी आंसर फिल कर लेंगे, ठीक है, भर लेंगे। आगे बढ़ते हैं। हु इज़ कंपेयर्ड विद द बनियान ट्री, बनियान ट्री यानी कि बरगद के पेड़ से किसकी तुलना की गई है, बरगद के पेड़ से किसकी तुलना की गई है, अभी मैंने आपको बताया बरगद के पेड़ से तुलना की गई है महमूद की, बरगद के पेड़ से तुलना की गई है महमूद की, इसलिए क्वेश्चन नंबर 2 के लिए हमारा सी सही हो जाएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ रेस्प्लेंडेंट, रेस्प्लेंडेंट का मतलब मैंने आपको पहले ही बताया था, रेस्प्लेंडेंट का मतलब होता है ब्राइट, चमकदार, इसलिए क्वेश्चन नंबर 3 के लिए हमारा आंसर सही हो जाएगा ए। क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 4 to 8 जो है, अब क्वेश्चन बदल जाएगा, पैसेज से 3 ही क्वेश्चन थे, अब यहाँ पे आगे का जो सेक्शन, आगे का जो पार्ट है उसमें जो क्वेश्चन नंबर 4 to 8 कहाँ से क्वेश्चन आएगा, ग्रामर से आएगा, ठीक है। चूज द करेक्ट ऑप्शन टू आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। इन द पार्क इन द इवनिंग, ठीक है। तो यहाँ पे हो जाएगा वी यहाँ पे आना चाहिए, एक्चुअली टाइपिंग मिस्टेक है, वी यहाँ पे आना चाहिए वी, ठीक है, ये कट जाएगा 4 नंबर, ठीक है। वी यहाँ पे ब्लैंक है, इन द पार्क इन द इवनिंग, ठीक है। प्लेड खेलते थे, प्ले खेलते हैं, हैड प्लेड खेल चुके थे, तो कौन सा सही है, इवनिंग शाम को खेलते हैं, तो मेरे हिसाब से तो प्लेड भी सही है, खेलते थे, कई इवनिंग की बात हो रही है, एक दिन की बात होती तो प्लेड कर देते, हमने शाम को खेला, ठीक है। अगर इवनिंग से यानी रेगुलरिटी है, रोज़ खेलते थे, नियमित रूप से खेलते थे, ठीक है, तो प्ले भी सही हो जाएगा, प्लेड भी सही हो जाएगा। तो आप इसके हिसाब से, क्योंकि इवनिंग से एक यूजुअलिटी दिखाई जा रही थी, इसलिए आप प्ले सही कर लेंगे, ठीक है। वी प्ले एट इन द पार्क इन द इवनिंग्स, तो ये प्ले आपका सही हो जाएगा। विशेष तो ये भी सही हो जाएगा, लेकिन जो एक्चुअल जो ज़्यादा करेक्ट है वो है आपका प्ले।
ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 4 के लिए बी सही हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे। सावित्री ट्रैवल ऑन फुट, सी इज़ अ ट्रैवलर। सावित्री अगर पैदल चलती है तो क्या वो ट्रैवलर है? नहीं। सावित्री अगर पैदल चलती है तो वो पदयात्री है, यानी कि वो पेडेस्ट्रियन है। आपका आंसर, जो पैदल चलने वाला होता है उसको क्या कहते हैं? पेडेस्ट्रियन कहते हैं, पदयात्री। तो क्वेश्चन नंबर 5 के लिए हमारा डी सही हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे, जो भी आंसर सही है आपने OMR शीट में आप उसका फिल कर लेंगे। डी सही है तो डी गोला फिल कर लेंगे क्वेश्चन नंबर 5 के लिए। क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। जम्बल्ड वर्ड है, रीअरेंज द फॉलोइंग वर्ड्स क्लस्टर्स टू मेक अ मीनिंगफुल सेंटेंस। तो क्या करना है? वर्ड्स को जोड़ना है, देखेंगे कौन सा सेंटेंस करेक्ट लग रहा है। ठीक है, इसका शॉर्टकट हम बता देते हैं कौन सा सेंटेंस करेक्ट लग रहा है। आप यहाँ से करना चाहते हैं शॉर्टकट में, तो देखिए आप पहले सब्जेक्ट आएगा, फिर वर्ब आएगा, फिर ऑब्जेक्ट आएगा, फिर एडवर्ब आएगा, या फिर अदर वर्ड्स आएगा। ठीक है, एवरी मदर लव्स हर चिल्ड्रन, हर माँ अपने बच्चों से प्रेम करती है। ज़्यादा सही ये लग रहा है। क्वेश्चन नंबर 6 के लिए हमारा जो सही आंसर है वो क्या है? क्वेश्चन नंबर 6 के लिए जो हमारा सही आंसर है वो सी है, तो आंसर हो जाएगा सी। ठीक है, आगे बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 7, विच ऑफ द फॉलोइंग वर्ड इज मिसस्पेल्ड। इनमें से कौन सा वर्ड सही है, सही नहीं है, किस वर्ड की स्पेलिंग गलत लिखी हुई है? चलिए देखते हैं। डेफिनीशन DEFINITION सही है, करेक्ट है। DEFICIENCY, डेफिशिएंसी का मतलब होता है कमी, कमी। डिलीजेंस DILIGENCE, डिलीजेंस मतलब परिश्रम। ठीक है, डिलीजेंस का मतलब होता है परिश्रम। ठीक है, डेमोन्स्ट्रेशन, डेमोन्स्ट्रेशन का मतलब होता है प्रदर्शन। तो डेमोन्स्ट्रेशन में ये ए नहीं होता है, ये होता है ई, डेमो जिसको कहते हैं। आपके स्कूल में टीचर्स आते होंगे नए नए, तो पहले डेमो होता होगा, डेमो में नहीं प्रदर्शन। तो ये ई नहीं होगा, ये क्या हो जाएगा? ए नहीं होगा, क्या हो जाएगा? ये ई हो जाएगा। इसलिए ये क्या है? ये हमारे स्पेलिंग मिसस्पेल्ड है, तो ये हमारा आंसर सही है। ठीक है, मिसस्पेल्ड है। तो क्वेश्चन नंबर 7 के लिए कौन सा सही हो जाएगा? बी, बी गलत है। ठीक है, इन द गैप विद अ सुटेबल प्रीपोजिशन, फिल इन द ब्लैंक विद अ सुटेबल प्रीपोजिशन। माई सिस्टर्स बर्थडे इज़ ऑन, डेट से पहले जनरली क्या होता है? डेट से पहले हम ऑन लगाते हैं, डेट से पहले ऑन लगाते हैं। यहाँ डेट है 20 दिसंबर, माई सिस्टर्स बर्थडे इज़ ऑन 20 दिसंबर, तो ये आपका ऑन सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 8 के लिए सी सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। अगेन वी हैव अनदर पैसेज, again we will read the passage and will try to find out the meaning. Okay, this passage is not unseen passage, this is a seen passage, it is from your book. Okay, so first as usual we will read it so that we can understand it better and answer the questions given on the base of it. ठीक है, मैरिज गिफ्ट्स आर, ये आपका बेकर्स फ्रॉम गोवा वाले चैप्टर से दिया हुआ ये पैसेज। तो कह रहे रीड द पैसेज गिवन बिलो एंड चूज, ये पुरानी कहानी है, आंसर पैसेज पढ़ना और आंसर करना। चलिए पढ़ते हैं। Marriage gifts are meaningless without the sweet bread known as the ball, just as party। कह रहे कि जो मैरिज के जो गिफ्ट्स हैं वो अगर उनमें जो है वो जो मीठा ब्रेड होता है जिसको बॉल कहा जाता है, अगर वो ना हो तो मैरिज गिफ्ट क्या है? यहाँ गोवा के कॉन्टेक्स्ट में बात हो रही है, जो बेकर्स फ्रॉम गोवा बनाते थे उनके कॉन्टेक्स्ट में कह रहा है कि अगर जो किसी के यहाँ मैरिज हो और वहाँ पे अगर उनके जो गिफ्ट होता है अगर उसमें वो मीठा ब्रेड जो होता है जिसको बॉल के नाम से जाना जाता है, अगर वो ना हो तो क्या हो जाएगा? अगर वो ना हो तो क्या हो जाएगा? वो बेकार है। ठीक है, मैरिज के गिफ्ट ही सारे बेकार हैं। जस्ट एज अ पार्टी और अ फीस्ट, फीस्ट का मतलब दावत होता है। लॉसेज इट्स चार्म विदाउट ब्रेड, जिस प्रकार से एक पार्टी में या फिर एक दावत में अगर ब्रेड ही ना हो तो वो पार्टी बेकार हो जाती है, वैसे ही मैरिज के जो गिफ्ट्स होते हैं अगर उनमें वो मीठा ब्रेड होता है जिसको बॉल कहते हैं, अगर वो ना हो तो क्या हो जाएगा? मैरिज के गिफ्ट बेकार हो जाएंगे। नॉट एनफ कैन बी सेड टू शो हाउ इम्पोर्टेंट अ बेकर कैन बी फॉर अ विलेज। कह रहे कि ये कहा नहीं जा सकता कि एक बेकर जो होता है गोवा में जो बेकर होता है कितना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है गाँव के लिए, कहा नहीं जा सकता शब्दों में, यानी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। द लेडी ऑफ द हाउस मोस्ट प्रिपेयर सैंडविच ऑन द ओकेजन ऑफ हर डॉटर्स एंगेजमेंट। कह रहे कि जो घर की महिलाएं जो महिला होती है अपनी बेटी की शादी के लिए क्या करती है? अपनी बेटी के एंगेजमेंट के लिए सैंडविच तैयार करती है। केक्स एंड बोलिनहाज आर मस्ट फॉर क्रिसमस, और जब क्रिसमस का टाइम आता है तो केक्स और बोलिनहाज जो होते हैं वो मस्ट होते हैं, ज़रूरी होते हैं फॉर क्रिसमस एज वेल एज अदर फेस्टिवल्स। तो क्रिसमस और अन्य फेस्टिवल्स के लिए जो ये क्या होता है? केक्स और बोलिनहाज जो कि बेकर्स फ्रॉम गोवा बनाते हैं वो ज़्यादा ज़रूरी होते हैं, मस्ट होते हैं। ठीक है, पैसेज पढ़ लिया, पहले भी आपने पढ़ा होगा, आपके बुक का टेक्स्ट ही।
चलिए अब क्वेश्चन सॉल्व करना शुरू करेंगे, ठीक है, क्वेश्चन सॉल्व करना शुरू करेंगे। अ स्वीट ब्रेड इज़ नोन एज, कह रहे हैं कि जो स्वीट ब्रेड होता है उसको किस नाम से जाना जाता है? द स्वीट, देखिए यहाँ पे दिया हुआ है, जो स्वीट ब्रेड होता है उसे किस नाम से जाना जाता है? बॉल के नाम से जाना जाता है। ये देखिए, तो हमारा आंसर सही हो जाएगा बॉल, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 9 के लिए हमारा आंसर सही हो जाएगा सी। आगे बढ़ेंगे। सैंडविचेस मस्ट बी प्रिपेयर्ड फॉर द ओकेजन ऑफ, पैसे सही से आपने पढ़ा तो इसका आंसर मिल जाएगा आपको डॉटर्स एंगेजमेंट। ये हमारा आंसर सही हो जाएगा, ठीक है, ये हमारा आंसर सही हो जाएगा, देख लीजिए। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 to 30, वो पैसेज पे 2 ही क्वेश्चन था, अभी 11 and 30 हमको सॉल्व करना है। चूज द करेक्ट ऑप्शन टू आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। ये आपके बुक से है, टेक्स्ट बुक से है। हु इज एनीज लॉन्ग अवेटेड फ्रेंड, एनी फ्रैंक का लॉन्ग अवेटेड फ्रेंड कौन था? बहुप्रतीक्षित फ्रेंड कौन था? तो जाहिर सी बात है अपने डायरी की बात करती है, वो अपने डायरी को कहती है वो हमारा लॉन्ग अवेटेड फ्रेंड है, ठीक है। ये देखिए आपका आंसर हो जाएगा हर डायरी। क्वेश्चन नंबर 11 के लिए आपका आंसर सही हो जाएगा सी, ठीक है। व्हाट डिड मंडेला लर्न अबाउट करेज, करेज, मंडेला ने करेज के बारे में क्या सीखा? ठीक है, इट इज़ एब्सेंस ऑफ फियर, इट इज़ ट्रायम्फ ओवर फियर, ठीक है। तो इसके हिसाब से जो हमारा आंसर सही हो जाएगा, आप सोच लीजिए क्या सही होगा। इसके हिसाब से जो हमारा आंसर सही होगा वो होगा एब्सेंस ऑफ फियर, ठीक है। कुछ लोगों को ये सही लग सकता है, ये दोनों सही लग सकता है, बोथ ए एंड बी सही लग सकता है, लेकिन मेरे हिसाब से ए ज़्यादा सही है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 12 के लिए ए सही है। क्वेश्चन नंबर 13, वेयर डिड गौतम बुद्धा वो टू स्टे अंटिल हिज एनलाइटमेंट। गौतम बुद्धा कहाँ स्टे रह गए, कहाँ रुके रह गए अपने ज्ञान को प्राप्त करने के लिए? तो अंडर अ बनियान ट्री, अंडर अ, तेरा कभी चलो गड्डी, अंडर अ पीपल ट्री। क्वेश्चन नंबर 13 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 13 के लिए हमारा है अंडर अ पीपल ट्री। गौतम बुद्धा जो है कहाँ रुके रहे अपने ज्ञान प्राप्त करने तक? तो अंडर अ पीपल ट्री, आपकी बुक का है ये, ठीक है, सरमन एट बनारस वाले चैप्टर से है। तो अंडर अ बनियान ट्री। क्वेश्चन नंबर 13 के लिए हमारा आंसर बी सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 एंड 15 के लिए फिर से हमारा टाइप बदल गया, ठीक है। ये एक पोएम का एक्सट्रैक्ट है, पोएम का एक्सट्रैक्ट है द ट्रीज, और उससे हमें क्वेश्चन सॉल्व करना है, ठीक है। आई सिट इनसाइड डोर्स ओपन टू द वरांदा, मैं अपना दरवाज़ा खोल के अपने बरामदे में बैठी हुई हूँ। राइटिंग लॉन्ग लेटर्स, लंबे पत्र, बड़े पत्र लिख रही हूँ। इन विच आई स्कार्सली मेंशन द डिपार्चर ऑफ द फॉरेस्ट फ्रॉम द माउस, और वहाँ पे अपने पत्रों में मैं घर से जो है निकलते हुए जंगलों को मैं मुश्किल से उनके बारे में लिख रही हूँ। हु इज़ द पोएट ऑफ द पोएम द ट्री, इस पोएम का जो पोएम है द ट्री, इसका पोएट कौन है? तो अगर आपको याद होगा तो इसका आंसर, इसका जो है पोएट है एंड्रियन रिच। आंसर डी आपका सही हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 14 के लिए, ठीक है। देखिए ये सारी चीज़ें अगर आपने बुक अच्छे से पढ़ा है, टेक्स्ट अच्छे से पढ़ा है, तो इन सारे आंसर्स को आप आसानी से दे पाएंगे। अगर आपने नहीं पढ़ा है, जैसे यहाँ पे राइटर का नाम तो लिखा नहीं था आपको, नंबर 15 के लिए द पोएट मेंशंस अबाउट द डिपार्चर ऑफ फॉरेस्ट, इसका आंसर हो जाएगा द पोएट मेंशंस अबाउट द डिपार्चर ऑफ फॉरेस्ट, ठीक है। टेक्स्ट अच्छे से पढ़ेंगे तो ये आंसर आसानी से आपके दिमाग में आ जाएगा। बड़े ध्यान से पढ़ना है और बड़े ध्यान से आंसर फिल करना है। आगे बढ़ेंगे, वी विल मूव फॉरवर्ड। चूज द करेक्ट ऑप्शन टू आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। हु इज़ ट्रिकी, ट्रिकी कौन है? आपको याद है ट्रायम्फ ऑफ सर्जरी में ट्रिकी जो है एक कुत्ते का नाम है, ठीक है। तो हमारा जो आंसर सही हो जाएगा वो हो जाएगा डॉग। क्वेश्चन नंबर 16 के लिए हमारा आंसर है सी। क्वेश्चन नंबर 17 के लिए मैक्स एंटर्ड ऑजबल्स रूम थ्रू, मैक्स ऑजबल के रूम में कैसे गया? क्या बालकनी के थ्रू गया था? बालकनी तो थी ही नहीं। क्या छत से होके गया था? नहीं। बैक डोर से गया था? नहीं। मेन डोर से गया था? हाँ, उसने मास्टर की ले रखा था और उसी के थ्रू वो ताला खोल के चला गया था मेन डोर से, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 17 के लिए हमारा आंसर हो जाएगा डी। आगे है
वेयर डिड ग्रिफिन स्टे एट आइपिंग? आइपिंग नामक गांव में ग्रिफिन कहाँ रुका था? क्या किसी मंदिर में रुका था? क्या किसी मंदिर में रुका था? नहीं, आंसर रॉन्ग है। क्या किसी झोपड़ी में रुका था? नहीं। क्या किसी जंगल में रुका था? नहीं। रुका था एक इन में, एक सराय में रुका था। चैप्टर आपने ठीक से पढ़ा तो ये आंसर आसानी से आप कर सकते हैं, अगर नहीं पढ़ा तो फिर राम नाम सत्य है। आगे बढ़ेंगे, वी विल मूव फॉरवर्ड विद द क्वेश्चन नंबर हु इज़ लक्ष्मी। लक्ष्मी आपको पता है भोली चैप्टर से लक्ष्मी कौन है? भोली की गाय है, ठीक है, भोली की गाय है। कौन? हु इज़ लक्ष्मी? लक्ष्मी इज़ भोलीज काऊ, लक्ष्मी भोली की गाय है, इसलिए क्वेश्चन नंबर 19 के लिए ए सही हो जाएगा आंसर। फाइनली वी आर ऑन क्वेश्चन नंबर 20। व्हाट वाज द नेम ऑफ शॉप इन विच अनिल लिव्ड इन अ रूम? कौन सी दुकान थी, दुकान का नाम क्या था जहाँ पर एक रूम में अनिल रहता था? ये आपका अनिल वाले चैप्टर से, हरी सिंह वाले चैप्टर से है। रूमन शॉप? नहीं। क्या रूमन शॉप उसका नाम था? नहीं। क्या ब्रिजवासी स्वीट शॉप था? नहीं। क्या जुमना स्वीट शॉप था? करेक्ट, ठीक है, ये नहीं। कृष्णा स्वीट शॉप? नहीं। तो हमारा क्वेश्चन नंबर 20 के लिए सही हो जाएगा सी। देखिए ये पैसेज बेस्ड क्वेश्चन नहीं है, आपके टेक्स्ट बेस्ड बुक्स बेस्ड क्वेश्चन है, तो अगर आप ठीक से बुक पढ़े रहेंगे तो आपके आंसर आसानी से मिल जाएंगे, ठीक है, बहुत टफ क्वेश्चन नहीं है। बढ़ते हैं पार्ट बी। सेक्शन ए का जो रीडिंग का सेक्शन था उसका पार्ट बी हमको पढ़ना है, और इस बार जो पैसेज मिला है ये भी अनसीन पैसेज है। रीड द फॉलोइंग पैसेज एंड आंसर द क्वेश्चंस दैट फॉलो। क्या करना है, जो पैसेज है इसको पढ़िए और फिर से इसके आंसर करिए। और इस बार आपको एमसीक्यूज नहीं मिलेंगे, दिस टाइम यू विल हैव टू राइट द क्वेश्चन आंसर। शॉर्ट क्वेश्चंस होंगे, आंसर यहाँ से मिल जाएगा। द स्टेटस ऑफ वुमेन डिपिक्ट्स, डिपिक्ट्स मतलब होता है वर्णन करता है। चलिए देखते हैं। द स्टेटस ऑफ वुमेन डिपिक्ट्स द सोशल, इकोनॉमिक एंड मेंटल कंडीशन इन अ नेशन। कह रहा है कि महिलाओं का जो स्टेटस होता है वो क्या बताता है? डिपिक्ट्स द सोशल, बताता है उनके सोशल, सामाजिक, आर्थिक और मेंटल कंडीशन एक राष्ट्र में क्या है। महिलाओं की जो स्टेटस होती है वो बताती है कि उनका सामाजिक, आर्थिक और मानसिक दशा क्या है एक राष्ट्र में, ठीक है। वुमेन हैव बिन रिगार्डेड एज अ सिंबल ऑफ स्पिरिचुअलिटी इन मेनी ग्रेट बुक्स। कह रहे कई महान किताबों में महिलाओं को क्या माना गया है? सिंबल ऑफ स्पिरिचुअलिटी, यानी आध्यात्मवाद का, आध्यात्मिकता का प्रतीक माना गया है। यीट फिर भी दे हैव बिन ट्रीटेड बैडली, फिर भी उनके साथ बुरा व्यवहार किया गया है। एंड अनइक्वली, और असमानता का व्यवहार किया जाता है, व्यवहार किया गया टू मैन। पुरुषों से असमान व्यवहार किया जाता है, पुरुषों के साथ असमान व्यवहार किया, मतलब महिलाओं के साथ असमान व्यवहार किया जाता है। जितना अच्छा पुरुषों के साथ हमारी सोसाइटी में व्यवहार किया जाता है उतना अच्छा महिलाओं के साथ नहीं किया जाता है। सोशल एवल सच एज डोरी, सामाजिक कुरीतियाँ जैसे डोरी, दहेज, सती सिस्टम, सती प्रथा, चाइल्ड मैरिज, बाल विवाह एंड फीमेल इन्फेंटिसाइड, और कन्या भ्रूण हत्या, ठीक है, छोटे लिंग चेक करा के बच्चियों को मार दिया जाता है हमारी सोसाइटी में। वर वाइडली प्रीवैलेंट इन अर्ली एजेस, कह रहे कि पुराने समय में, अभी हाल ही में ये सारी जो कुरीतियाँ थी हमारे समाज में प्रीवैलेंट थी। प्रीवैलेंट का मतलब होता है फैली हुई या फिर व्याप्त और तेज़ी से विकसित होती हुई, फैलती हुई। द स्प्रेड ऑफ एजुकेशन एंड सेल्फ कॉन्शियसनेस, यानी आत्म जागरूकता और शिक्षा का प्रसार। द स्प्रेड ऑफ एजुकेशन एंड सेल्फ कॉन्शियसनेस, यानी शिक्षा का प्रसार और आत्म जागरूकता अमंग वुमेन, महिलाओं में, यानी महिलाओं में शिक्षा का प्रसार और आत्म जागरूकता, खुद के बारे में जागरूकता ने क्या किया है? लेड टू देयर प्रोग्रेस, ने उनको उनके विकास की अवस्था में ले जाकर रख दिया है ओवर द पीरियड। काफ़ी समय से महिलाएं जागरूक हो रही हैं और अपने एजुकेशन के प्रसार की वजह से क्या हो रहा है, वो आगे बढ़ रही हैं, यानी उनका विकास हो रहा है, विकास की तरफ लेके गई हैं। दो चीज़ें, उनका आत्म जागरूक होना और उन जो शिक्षा का उनमें जो प्रसार है। आज आप देख सकते हैं कि आपके क्लास में लड़कियां जितनी हैं लड़के भी उतने हैं, हालांकि लड़कियां ज़्यादा ही हैं। तो लोगों में ये जागरूकता है कि नारी को भी पढ़ाना चाहिए। कह रहे इन दोनों चीज़ों को, बस लड़कियां भी अपनी शिक्षा के प्रति, अपने अधिकारों के प्रति जागरूक हो रही हैं। और अगर लीगल सिस्टम की बात करें, अगर मैरिज से रिलेटेड चीज़ों की बात करें तो महिलाएँ कुछ ज़्यादा ही जागरूक हो गई हैं, ठीक है। चलिए जोक्स अपार्ट, तो महिलाओं में शिक्षा का प्रसार और आत्म जागरूकता के कारण वो आगे विकसित हो रही हैं।
काफ़ी समय से। विमेन ऑफ टुडे आर एम्पावर्ड, आज की महिला जो है क्या है, एम्पावर्ड है, शक्तिशाली है। द फीमेल लिबर्टी इज़ ओनली अचीवेबल व्हेन पीपल शिफ्ट देयर रिस्ट्रिक्टिव एटीट्यूड। कह रहे कि महिलाओं की जो स्वतंत्रता है, जैसा कि आप देख सकते हैं कि आज महिलाएं कुछ ज़्यादा ही स्वतंत्र हो गई हैं। द फीमेल लिबर्टी इज़ ओनली अचीवेबल, महिलाओं की जो स्वतंत्रता है वो प्राप्त करने योग्य तभी हो सकती है जब लोग अपने रेस्ट्रिक्टिव एटीट्यूड, बांध देने वाले जो एटीट्यूड है उनसे शिफ्ट हों, एंड माइंडसेट रिगार्डिंग वुमेन, और अपने माइंडसेट को महिलाओं के प्रति क्या करें, बदलें। यानी कि पुरुष जो हमारा समाज है, जो मेन है, वो क्या करें, हमारी जो सोसाइटी है, जो स्पेशली मेन सोसाइटी की बात हो रही है, पैट्रियार्कल सोसाइटी की बात हो रही है, कि अगर वो अपने रेस्ट्रिक्टिव एटीट्यूड को, यहाँ देखिए रेस्ट्रिक्टिव एटीट्यूड का मतलब है कि महिलाओं के बारे में छोटा ना सोचे कि महिलाएं जो है चार दीवारी के लिए बनी है, चूल्हा चौका रोटी बनाने के लिए बनी है, बच्चे पैदा करने और बच्चे पालने के लिए बनी है। अगर ये रेस्ट्रिक्टिव एटीट्यूड से बाहर आ जाएं तो महिलाओं की जो स्वतंत्रता है वो पूरी तरह से प्राप्त की जा सकती है। और आप देख सकते हैं महिलाएं आजकल बहुत ज़्यादा स्वतंत्र हो गए हैं, महिला हमारे समाज में पुरुषों के बराबर चल रही हैं लगभग, ठीक है। तो अगर पुरुष का माइंडसेट ऐसा नहीं रहेगा, एक लिबरल माइंडसेट रहेगा, तो महिलाओं की जो स्वतंत्रता अभी उनको नहीं मिली है वो भी मिल जाएगी, ठीक है। फिर हमारे सोसाइटी का जो रूप होगा कुछ अलग ही होगा। चलिए ये पैसेज आपने पढ़ लिया, हम आंसर करेंगे। व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय द वर्ड्स, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय द वर्ड्स द स्टेटस ऑफ वुमेन, महिलाओं की दशा। द स्टेटस ऑफ वुमेन, इसका मतलब क्या समझा आपने पैसेज में। द स्टेटस ऑफ वुमेन मीन्स देयर पोजिशन इन सोसाइटी, महिलाओं की जो पोजिशन है वो सोसाइटी में क्या है, हाँ, यानी कि पोजिशन ऑफ वुमेन, इसका मतलब स्टेटस ऑफ वुमेन, मतलब स्टेटस का मतलब होता है पोजीशन, ठीक है। हाउ दे आर ट्रीटेड, किस प्रकार से उनको ट्रीट किया जाता है, उनके साथ कैसा व्यवहार किया जाता है। एंड देयर राइट्स एरियाज इन एरियाज लाइक, और उनके अधिकार क्या हैं, किन क्षेत्रों में, एजुकेशन में उनके अधिकार क्या हैं, तो महिलाओं के अधिकार क्या हैं। स्टेटस ऑफ वुमेन का मतलब है कि उनकी पोजीशन हमारी सोसाइटी में कैसी है, उन्हें किस प्रकार से व्यवहार किया जाता है उनके साथ, उनके राइट्स जो हैं शिक्षा में, शिक्षा के क्षेत्र में, कार्य के क्षेत्र में और डेली लाइफ में उनके अधिकार क्या हैं। यहाँ पे स्टेटस ऑफ वुमेन का मतलब ये सारी चीज़ें कि उनके शिक्षा में क्या अधिकार हैं, वर्क और डेली लाइफ के क्षेत्र में क्या अधिकार है, उनके साथ कैसा व्यवहार किया जाता है और उनकी पोजीशन सोसाइटी में कैसी है। तो ये आपको आंसर थोड़ा बना के रखना पड़ेगा, हमेशा आपको आसान पैसेज नहीं मिलेगा, कभी कभी आपको टफ पैसेज मिलेगा जिसको क्रिटिकल थिंकिंग बेस्ड आपको आंसर करना पड़ेगा, वहाँ पे आपको सोचना पड़ेगा। ऐसा इजीली आप वहाँ पैसेज से डायरेक्ट आंसर ढूंढ के नहीं मिल सकता, इसका आंसर आपको डायरेक्टली पैसेज से ढूंढ के नहीं मिलेगा, वहाँ पे सोचना पड़ेगा। तो आप इस भरोसे मत बैठा रहिए कि पैसेज ऐसा आएगा वहाँ पे यहाँ से यहाँ टिक करके हम आंसर लिख देंगे, ऐसा नहीं होता है हमेशा, ठीक है। आगे बढ़ेंगे, क्वेश्चन बी, व्हाट आर द सोशल एविल्स दैट वुमेन फेस, वो कौन कौन से सामाजिक कुरीतियाँ हैं जो महिलाएं सहती थी, ठीक है। तो यहाँ फेस्ड होना चाहिए एक्चुअली, क्योंकि अभी तो वो सारी बुराइयां हैं नहीं, अब भी सहती हैं। जैसे देख ली कैसे हैं, जैसे डोरी है, सती सिस्टम है, ये तो बहुत पहले ही ख़त्म हो गया, चाइल्ड मैरिज है, ठीक है, ये भी अब ख़त्म होने की मतलब लगभग ख़त्म ही हो गया है जनरली। जिन एरियाज़ में, जिन कास्ट में, जिन एरियाज़ में, जिन कम्युनिटी में एजुकेशन नहीं है वहीं पे चाइल्ड मैरिज होता है। चाइल्ड मैरिज का मतलब होता है बच्चों का कम उम्र में ही विवाह कर दिया जाना, हमारे एंड फीमेल इन्फेंटिसाइड और कन्या भ्रूण हत्या, ये सारी बुराइयां हैं, ये सारी सामाजिक कुरीतियां जो हमारी महिलाएं सहती हैं। दीज आर अनफेयर प्रैक्टिसेस, ये अनुचित अभ्यास है, प्रैक्टिसेस हैं दैट हार्म वुमेन, जिनसे महिलाओं को क्या होती है, नुकसान होता है, महिलाओं की क्षति होती है। हाउ वुमेन कैन लिबरेट देमसेल्फ, महिलाएं अपने आप को कैसे स्वतंत्र कर सकती हैं। हाउ वुमेन कैन लिबरेट देम, महिलाएं अपने आप को स्वतंत्र कैसे कर सकती हैं, ठीक है। वुमेन कैन लिबरेट देमसेल्व्स बाय गेटिंग एजुकेटेड, महिलाएं अपने आप को स्वतंत्र कैसे कर सकती हैं, तो महिलाएं अपने आप को स्वतंत्र कर सकती हैं शिक्षा प्राप्त करके, बिकमिंग अवेयर ऑफ देयर राइट्स, अपने अधिकारों के बारे में जान करके, आपके बारे में आपको अपना अधिकार प्राप्त होना चाहिए, आपको ये पता होना चाहिए कि जितना अधिकार पुरुषों को है शिक्षा पे, उतना ही अधिकार महिलाओं को भी है शिक्षा पे। लेकिन अगर आपको ये नहीं पता है तो आप अपने अधिकारों के लिए लड़ नहीं सकते हैं। हमारा आर्टिकल 14 इक्वालिटी की गारंटी देता है, ठीक है। तो अगर महिलाओं को ये नहीं पता होगा तो अपनी शिक्षा के लिए कैसे लड़ सकती हैं, तो एजुकेटेड होंगे तभी तो लड़ पाएंगे, और बिकमिंग अवेयर ऑफ देयर राइट्स, और जब शिक्षित होंगे तो अपने
अधिकारों के बारे में भी जागरूक होंगे। एंड फाइटिंग अगेंस्ट अनफेयर रूल्स इन सोसाइटी, और कैसे, और जब अपने जो समाज में हमारे अनुचित रूल्स हैं, अनुचित रूल्स हैं जो उनके स्पेशली उनके अगेंस्ट हैं, उनके विरुद्ध लड़ेंगी, तब जाके वो क्या कर सकते हैं, अपनी स्वतंत्रता प्राप्त कर सकती हैं। देखिए कितना टफ पैसेज है। ठीक है, आगे बढ़ेंगे। हाउ वुमेन कैन, विच वर्ड इन द पैसेज मीन्स इंटेंशनल किलिंग ऑफ इन्फेंट्स और बेबीज़। जानबूझ के, इन वर्ड्स में कौन से वर्ड हैं जिनका मतलब, कौन सा वर्ड है इस पैसेज में जिसका मतलब ये है कि इंटेंशनल यानी जानबूझकर इन्फेंट्स और बेबीज़, बच्चों की हत्या कर देना, छोटे बच्चों की भ्रूण की हत्या कर देना, इनमें से कौन सा वर्ड है। ठीक है, तो इसका मतलब है इन्फेंटिसाइड। इन्फेंटिसाइड का मतलब होता है भ्रूण हत्या, यानी बच्चों को जन्म लेने से पहले ही गर्भ में मार देना, इसका ये मतलब है। इस एक्सप्रेशन का मतलब हो गया इन्फेंटिसाइड। और इस प्रकार से हम पैसेज नंबर सेक्शन ए हमारा ख़त्म हो गया। दिस वे वी हैव फिनिश सेक्शन ए। सेक्शन ए का पार्ट ए और बी दोनों ख़त्म हो गया। अब बारी आती है सेक्शन बी की, जो राइटिंग के सेक्शन है। राइटिंग के सेक्शन में क्या है, आपको एक लेटर लिखना होगा या फिर एक एप्लीकेशन लिखना होगा, एक आर्टिकल लिखना होगा, रिपोर्ट राइटिंग लिखना होगा। ठीक है, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2 क्या कहता है। सेक्शन बी में आपको राइटिंग का सेक्शन मिलेगा। राइटिंग में आपको क्या, एक एप्लीकेशन लिख दीजिए या फिर एक लेटर लिख दीजिए। ठीक है, और फिर आर्टिकल लिखना पड़ता है, रिपोर्ट राइटिंग लिखना पड़ता है। ठीक है, देखते हैं। राइट एन एप्लीकेशन टू द डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट रिगार्डिंग द प्रॉब्लम ऑफ इनएडिक्वेट एंड कॉन्टैमिनेटेड वाटर सप्लाई इन योर एरिया। आपको अपने डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट को पत्र लिखना है, कंप्लेन करना है, क्या करते हुए कि आपके एरिया में जो है अपर्याप्त पानी आता है, पूरा पानी आता नहीं, और ऊपर से ख़राब पानी आता है, कॉन्टैमिनेटेड वाटर आता है आपके एरिया में। ठीक है, सप्लाई। ठीक है, तो जब एक प्रॉब्लम बेस्ड हम एप्लीकेशन लिखते हैं तो सबसे पहले टू लिखेंगे, उसके बाद किसको लिख रहे हैं उसके नीचे, जैसे आप प्रिंसिपल को एप्लीकेशन लिखते हैं तो टू द प्रिंसिपल लिखते हैं, वैसे ही टू जिसको लिख रहे हैं उनको लिखेंगे। संबोधित सेवा में द डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट। डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट जाहिर से बात है किसी डिस्ट्रिक्ट का होगा, तो कविनगर झांसी, ये झांसी की बात होगी, जगह लिखना पड़ेगा। अभी कोई बना के, यहाँ पे जो एड्रेस लिखा जाता है वो बना के कोई आप लिख दीजिए, कोई भी एड्रेस लिख दीजिए बना के। ठीक है, डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट, और उसके नीचे डेट होता है। अगर आपके टीचर ने आपको लेटर राइटिंग, एप्लीकेशन राइटिंग पढ़ाया होगा तो यू मस्ट बी वेल अवेयर ऑफ दिस कि फॉर्मेट क्या है। फॉर्मेट में आपका नंबर अलग मिलता है और बॉडी पे आपका नंबर अलग मिल रहा है। चलिए देखते हैं। सबसे पहले टू, नीचे जिस पर्सन को लिखा जा रहा है टू द डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट, फिर नीचे एड्रेस लिखा जाएगा। डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट हैं तो कहाँ के हैं, अगर प्रिंसिपल हैं तो कहाँ के हैं, तो उनका एड्रेस, ऑफिशियल एड्रेस लिखा जाएगा। 16 जून 2025, मतलब जो भी डेट होगा उस दिन का आप लिख दीजिएगा। ठीक है, जिस दिन आपका एग्जाम होगा इंग्लिश का, तो जो भी डेट होगा उस दिन का आप लिख दीजिएगा। ठीक है, सब्जेक्ट, उसके बाद आपको सब्जेक्ट लिखना पड़ेगा। इसके बाद आपको क्या करना पड़ेगा, लिखना पड़ेगा, सब्जेक्ट लिखना पड़ेगा। सब्जेक्ट, देखिए सब्जेक्ट इसलिए लिखा जाता है, जब भी हम किसी को एप्लीकेशन लिखते हैं तो सब्जेक्ट लिखा जाता है। और सब्जेक्ट इसलिए लिखा जाता है कि हो सकता है कि जिसको आप लिख रहे हैं वो बहुत बिजी पर्सन हो और उसके पास पूरा लेटर पढ़ने के लिए टाइम ना हो, तो सिर्फ वो सब्जेक्ट पढ़ लेगा तो जान जाएगा कि ये आपका एप्लीकेशन किस बारे में है, इसलिए सब्जेक्ट लिखना ज़रूरी होता है। ठीक है, इट इज़ द पार्ट ऑफ आवर फॉर्मेट। ठीक है, फॉर्मेट ऑफ द एप्लीकेशन। तो सब्जेक्ट में लिखा जाएगा कंप्लेंट रिगार्डिंग इनएडिक्वेट एंड कॉन्टेमिनेटेड वाटर सप्लाई। ठीक है, ये आपका सब्जेक्ट हो गया। अब पढ़ के जान जाएगा कि इनको अपर्याप्त और सड़ी हुई पानी, खराब पानी आपके एरिया में आ रहा है, वाटर सप्लाई हो रही है, तो ये आप पढ़ के डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट जान जाएंगे। ठीक है, अब नीचे सैल्यूटेशन होता है, रिस्पेक्टेड सर या मैडम। सर या मैडम आप दोनों लिख देंगे। ठीक है, ऑब लिख देंगे, स्लैश देके सर या मैडम दोनों लिख देंगे। ठीक है, अब यहाँ पे शुरू होता है पेपर का बॉडी। जिस बॉडी का मतलब जिस विषय पर आप पत्र लिख रहे हैं, जो भी आपका इश्यू है जो आप पेपर में, वो क्या करेंगे आप इस लेटर की बॉडी में लिखेंगे। आई एम अ रेजिडेंट ऑफ कविनगर। ठीक है, एड्रेस आपने लिखा हुआ है कविनगर। आई एम अ रेजिडेंस ऑफ कविनगर झांसी एंड वुड लाइक टू ड्रा योर अटेंशन टू द प्रॉब्लम ऑफ पुअर वाटर। और मैं आपका ध्यान आकृष्ट करना चाहता हूँ उस समस्या की तरफ। किस समस्या की तरफ, पुअर वाटर सप्लाई इन आवर एरिया। हमारे एरिया में जो पुअर वाटर सप्लाई आ रही है उसके बारे में मैं आपका ध्यान आकृष्ट कराना चाहता हूँ या चाहती हूँ। द सप्लाई इज़ इरेगुलर। पहले जो वाटर सप्लाई है पहले तो वो अनियमित है, कभी नहीं आता है कभी आता है। एंड द वाटर इज़ ऑफन कॉन्टैमिनेटेड। और जो वाटर है वो अक्सर क्या होता है, कॉन्टैमिनेटेड होता है, पोल्यूटेड होता है, सड़ी हुई पानी होती है। काजिंग हेल्थ इश्यूज़, जाहिर सी बात है गंदा पानी पिएंगे तो वो हेल्थ इश्यू काज करेगा। ठीक है, पेट से संबंधित प्रॉब्लम होगी। आगे बढ़ेंगे। वी, ठीक है, रेजिडेंस। ठीक है,
आगे कह रहे हैं वी रिक्वेस्ट यू, आपने अपनी प्रॉब्लम बता दी, कंप्लेन कर ली, और अब कंप्लेन, जब भी हम कंप्लेन करते हैं तो उसका सॉल्यूशन भी साथ में लिखते हैं, रिक्वेस्ट करते हैं। वी रिक्वेस्ट यू टू टेक इमीडिएट एक्शन टू इम्प्रूव द वाटर सप्लाई सिस्टम। हम लोग रिक्वेस्ट करते हैं आपसे कि आप तुरंत कोई एक्शन लीजिए जिससे वाटर सप्लाई का जो सिस्टम है, जो वाटर सप्लाई की जो प्रॉब्लम है वो सिस्टम सुधर सके, एंड एंश्योर क्लीन ड्रिंकिंग वाटर फॉर एवरीवन, और सब किसी को क्लीन ड्रिंकिंग वाटर, सब किसी को क्लीन ड्रिंकिंग वाटर मिल पाए। ठीक है, सब किसी को, एवरीवन कैन गेट क्लीन एंड ड्रिंकिंग वाटर, सब किसी को क्लीन एंड ड्रिंकिंग वाटर मिल पाए। ठीक है, आगे बढ़ेंगे। योर प्रॉम्प्ट, यानी कि आपका त्वरित अटेंशन, तुरंत जो ध्यान आप देंगे टू दिस इश्यू विल बी हाईली अप्रिशिएटेड, यानी अगर आप इस पर तुरंत एक्शन लेंगे तो ये हाईली अप्रिशिएटेड होगा, तारीफ के काबिल होगा। थैंकिंग यू, प्रॉब्लम, बात खत्म हो गई, आपने कंप्लेन भी कर दिया, प्रॉब्लम भी बता दिया और रिक्वेस्ट भी कर लिया, और नीचे थैंक यू लिखना होता है। जनरली आप हाई स्कूल में हैं तो आपको थैंकिंग यू लिखना पड़ेगा, लिख दीजिएगा थैंकिंग यू, और नीचे थैंकिंग यू के नीचे पैरा चेंज करके योर्स सिंसियरली लिखना पड़ेगा। योर्स लिखना है। कई लोग क्या करते हैं, मैं बता देता हूँ, मुझे लगता है ये नेशनल प्रॉब्लम है, YOUR एपोस्ट्रॉफी एस नहीं देना होता है, ये नहीं करना होता है, ये बिल्कुल रॉन्ग प्रैक्टिस है। आपको लिखना पड़ेगा YOUR S, यहाँ पे ये नहीं लगाना होता है, ये बिल्कुल नहीं लगाना होता है। योर्स, ये रॉन्ग प्रैक्टिस है, योर्स। तो मैंने तो कुछ ऐसे टीचर्स को भी देखा है जो इनको देख के इग्नोर कर देते हैं, बताते नहीं, या फिर उनको खुद नहीं पता YOUR एपोस्ट्रॉफी एस लगा देते हैं। टीचर की भी ये हालत है, तो ऐसा आपको नहीं करना है, दिस इज़ टोटली रॉन्ग। ठीक है, दिस इज़ टोटली रॉन्ग। और थैंकिंग यू और नीचे योर सिंसियरली, ये क्लोज करना होता है, योर्स क्लोजिंग स्टेटमेंट है, क्लोजिंग है, योर सिंसियरली, और नीचे आपका सिग्नेचर होगा। तो सिग्नेचर में आप अपना नाम नहीं लिखेंगे, यू आर नॉट सपोज टू राइट योर नेम। आप सिग्नेचर में सिर्फ क्या करेंगे, XYZ लिख देंगे या फिर ABC लिख सकते हैं, दैट्स ऑल। ये आपका एप्लीकेशन यहाँ पे कंप्लीट हो गया, चला ना सर? ठीक है, ओके, नाउ लेट अस मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन दैट वी हैव, एक्चुअली वी हैव प्रैक्टिस्ड, we have written the application, now we will move to the or section which is letter writing section। तो write a letter, आपको letter और application writing में कोई एक ही लिखना होता है। क्या खाएं आप लोग, कुछ खाएं क्या? हाँ खा लेंगे, चटनी बा ना नहीं, अब नहीं पढ़ा देते हैं, 10 मिनट में फरियाद इतनी। राइट अ लेटर टू योर फ्रेंड इन्वाइटिंग हिम टू स्पेंड समर वेकेशन एट योर प्लेस। ठीक है, आपको यहाँ पे लेटर राइटिंग लिखिए, आप तो या तो लेटर राइटिंग लिख दीजिए या फिर क्या करिए आप एप्लीकेशन राइटिंग लिखिए, दोनों में से कोई एक लिखना है। राइट अ लेटर टू योर फ्रेंड इन्वाइटिंग हिम टू, आपको अपने फ्रेंड को पत्र लिखना है, उसको इन्वाइट करना है कि आओ मेरे साथ समर वेकेशन बिताओ। ठीक है, आपके घर पे। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे चूँकि टाइप थोड़ा सा गड़बड़ हो गया है, टाइपिंग थोड़ा मिस्टेक हो गया है, आई टेक सम डिफरेंट कलर पेन। ठीक है, देखिए आंसर में जब भी आप लेटर लिखते हैं तो सबसे पहले सेंडर का एड्रेस होता है, जो ऐसे लंबा नहीं लिखना होता है। यहाँ पे टाइपिंग मिस्टेक हो गया है तो यहाँ लंबा नहीं लिखना होता है, जनरली 2 लाइन में कर लीजिए, थोड़ा ज़्यादा लंबा हो तो अगली लाइन में चले जाइए। ठीक है, अगली लाइन में चले जाइए, यहाँ पे यहाँ नीचे आ जाइए। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, 110 आवास विकास कॉलोनी मुरादाबाद UP। ठीक है, ये आपको ये थोड़ा नीचे, इतना लंबा नहीं लिखना होता है, नीचे डेट होता है और उसके नीचे सॉल्यूटेशन होता है। सॉल्यूटेशन मतलब ऐसे LUTATI सॉल्यूटेशन होता है। ठीक है, सॉल्यूटेशन होता है, डियर रमेश। ठीक है, अब इसके बाद नीचे कुशल क्षेम पूछेंगे, हाउ आर यू, आई गेस वी हैवंट मेट ईच अदर फॉर ईयर्स। कैसे हो तुम, मुझे लगता है कि हम लोग 1 साल से नहीं मिले हैं। आई हैव गॉट एन आइडिया, मेरे पास एक आइडिया है, मेरे पास एक विचार है। कौन सा विचार है? आई हैव गॉट एन आइडिया, वाई डोंट यू आस्क योर पेरेंट्स टू ड्रॉप यू टू माई होम। तुम अपने मम्मी पापा से क्यों नहीं कहते हो कि वो तुम्हें कुछ दिनों के लिए मेरे घर पे छोड़ दें, क्योंकि हमें मिले हुए बहुत दिन हो गया। वी विल स्पेंड आवर वेकेशन टुगेदर, हम लोग अपनी छुट्टियां एक साथ बिताएंगे। माई पेरेंट्स वुड आल्सो लाइक यू टू कम एंड स्टे विथ अस, मेरे माता पिता को भी तुम्हारा यहाँ पे आना और हमारे साथ रुकना पसंद आएगा। माई लिटिल ब्रदर सलभ यू एंड आई वुड प्ले कैरम, मेरा छोटा भाई सलभ और मैं और तुम क्रिकेट खेलेंगे। एंड सॉल्व पजल्स, और पहेलियाँ बुझाएंगे ड्यूरिंग डे टाइम, दिन में। एंड प्ले फुटबॉल इन द इवनिंग, शाम को फुटबॉल खेलेंगे। एज वी डिड इन आवर चाइल्डहुड, जैसा कि हम अपने बचपन में किया करते थे। आई होप यू विल सर्टेनली प्लान टू स्पेंड सम टाइम विथ मी, मैं
मैं आशा करता हूँ कि तुम मेरे साथ कुछ दिन बिताने का प्लान जरूर करोगे, निश्चित रूप से। अब ये क्लोजिंग स्टेटमेंट होता है रिगार्ड्स टू अंकल एंड, जैसे लेटर क्लोज होता है, फ्रेंडली लेटर क्लोज होता है, तो उसमें छोटों को प्रेम और बड़ों को सम्मान लिखा जाता है। तो क्या लिखेंगे? रिगार्ड्स टू अंकल्स एंड आंट्स। आंट, चाचा और चाची को, अंकल और आंटी को क्या है? रिगार्ड्स, सम्मान, मेरी तरफ से सलाम नमस्ते कहना। नीचे फिर से होगा योर्स लविंगली XYZ। अपना नाम नहीं लिखना होता है, ठीक है। और एड्रेस में अपना भी एड्रेस नहीं लिखना होता, कोई बना के एड्रेस लिख दीजिए, ठीक है। अच्छा, इसका कारण मैं बताता हूँ। मान लीजिए अगर आप लखनऊ से हैं और आपने लिख दिया लखनऊ यहाँ पे, और हो सकता है जिसके हाथ में आपकी कॉपी गई है चेक करने के लिए, उसे लखनऊ को लेके कुछ बैड एक्सपीरियंसेस हो, तो वो चिढ़ के आपका नंबर काट देगा। इसलिए आपको अपना एड्रेस नहीं लिखना चाहिए, ठीक है। चलिए, लेटर राइटिंग और एप्लीकेशन राइटिंग में से कोई एक करना होता है, मैंने दोनों कर दिया था। आपको सिर्फ एक ही करना है, आपको दोनों नहीं करना है, ठीक है। राइट एन, अब क्वेश्चन नंबर 3 है, राइट एन आर्टिकल ऑन द इम्पोर्टेंस ऑफ इंटरनेट इन अबाउट 1800। अच्छा, इंटरनेट, ये सारी चीज़ें इंटरनेट की बदौलत तो हैं। आप अपने मोबाइल पर ये अपने यूट्यूब पर या फिर आप अपने मोबाइल पर इसको देख पा रहे हैं बिकॉज ऑफ इंटरनेट। तो इंटरनेट के बहुत सारे लाभ हैं। इंटरनेट के बिना लगभग इस समय जीना एक तरह से मुश्किल है, ठीक है, फ़ोन के बिना, इंटरनेट के बिना। तो इंटरनेट, इंपॉर्टेंस ऑफ इंटरनेट पर 80 to 100 वर्ड में आपको लिखना होता है, आर्टिकल लिखना होता है। आर्टिकल का मतलब, एक आर्टिकल का ये जो टाइटल है, आर्टिकल मतलब एस्से जैसा ही कुछ समझ लीजिए आप। तो ये जो टाइटल होगा यहाँ नहीं होगा, टाइटल यहाँ सेंटर में लिखेंगे और नीचे जो लिख रहा है उसका नाम लिख देंगे। तो आप अपना नाम लिख सकते हैं, मत लिखिएगा, किसी का भी नाम लिख दीजिएगा, रैंडम नाम लिख दीजिएगा। आर्टिकल राइटिंग में आपको क्या करना है? एस्से जैसा ही लिखना होता है। आर्टिकल राइटिंग का ये टाइटल यहाँ पे रख देंगे, इंपॉर्टेंस ऑफ इंटरनेट, और नीचे बाई करके रवि शशांक, जो भी नाम है आप कोई नाम लिख सकते हैं। और इम्पोर्टेंस ऑफ इंटरनेट पे जो भी आप लिख सकते हैं, वो आप जो भी आपको जानकारी है कि इंटरनेट के क्या लाभ हैं, या फिर जो भी आपके पास टॉपिक होगा आपके बोर्ड एग्जाम में, इस क्वेश्चन नंबर 3 में जो भी टॉपिक होगा, आप उस टॉपिक में जितना जानते होंगे उसको एक सिस्टमेटिक ढंग से आप लिख देंगे, ठीक है। इंटरनेट का क्या इंपॉर्टेंस है ये सबको पता है, तो इसको पढ़ूंगा नहीं मैं, ये आप देख लीजिएगा, ठीक है। आगे बढ़ेंगे, क्वेश्चन नंबर 3 का भी और है। या तो आप एक आर्टिकल लिख दीजिए या फिर आप क्या लिख दीजिए, एक रिपोर्ट राइटिंग लिख दीजिए। रिपोर्ट राइटिंग को मैंने पहले भी बताया, बाकी प्रीवियस सेट्स में भी बताया कि रिपोर्ट राइटिंग का मतलब होता है किसी घटना, किसी इवेंट की जानकारी किसी को देना। जैसे न्यूज़पेपर में भी जो न्यूज़ छपती है, जो खबर छपती है, वो किसी रिपोर्टर ने उसकी रिपोर्ट लिख के दी होती है, तभी जाके आपके अखबार में, न्यूज़पेपर में छपती है या फिर टीवी पे आती है, जो भी है न्यूज़ चैनल्स पे आती है। तो रिपोर्ट राइटिंग में कैसे आपको रिपोर्ट राइटिंग लिखना है, टॉपिक क्या है देख लेते हैं। कोई एक लिखना है, या तो आर्टिकल लिखे या तो रिपोर्ट राइटिंग लिखे। तो मेरे हिसाब से रिपोर्ट राइटिंग लिखना ज़्यादा सही होगा, ठीक है। राइट अ रिपोर्ट ऑन ब्लड डोनेशन कैंप। ब्लड डोनेशन कैंप का कहीं लगा हुआ था और उसको आपने विटनेस किया था, आपने देखा था, उसी को क्या करना है, 80 to 100 वर्ड्स में लिखना है। कीपिंग इन माइंड द फॉलोइंग पॉइंट्स, ये पॉइंट्स दिमाग में रख के आपको क्या करना है, आपको पॉइंट हिंट थोड़ा दे दिया ताकि आप अपने रिपोर्ट राइटिंग को लिख पाएँ। रिपोर्ट राइटिंग में सेम वही चीज़ करनी है, क्या करना है, एक टाइटल जो होगा, जैसे न्यूज़पेपर में न्यूज़ का एक टाइटल होता है ना, वैसे ही क्या करना है आपको, जो टाइटल होगा यहाँ बीच में लिखना है और नीचे जो भी रिपोर्टर है बाई करके उसका नाम लिख देना है। तो नाम न लिख के आप ABC लिख दीजिए, XYZ लिख दीजिए, ठीक है, ठीक है। तो जैसे आपने आर्टिकल भी किया था वैसे यहाँ पे करना है। तो किसी घटना, किसी इवेंट का रिपोर्ट करना है। यहाँ पे कौन सी इवेंट है, यहाँ पे रिपोर्ट है ब्लड डोनेशन, ठीक है, ब्लड डोनेशन यहाँ पे है, यहाँ पे है आपका ब्लड डोनेशन, ठीक है, ब्लड डोनेशन। एक मिनट में ज़रा पेन चेंज कर लेता हूँ, ठीक है। ये देखिए ब्लड डोनेशन की रिपोर्ट कैसे लिखी गई है, यहाँ पे ब्लड डोनेशन की रिपोर्ट कैसे लिखी गई है, ब्लड डोनेशन कैंप, ये यहाँ पे आ जाएगा, बाई और नाम लिख देंगे। और ब्लड डोनेशन कैंप वाज ऑर्गेनाइज्ड बाय द हेल्थ क्लब ऑन 19 मार्च 2025 कर लीजिए एट डिस्ट्रिक्ट कॉन्वोकेशन हॉल। द इवेंट स्टार्टेड, अब बताया जाएगा, ठीक है। यहाँ पे हिंट दिया है, हु ऑर्गेनाइज, किसने ऑर्गेनाइज किया था, डेट क्या था, टाइम क्या था, प्लेस क्या था, कितने लोगों ने डोनेट किया ब्लड, और क्या इससे आपको मैसेज मिला। सच वेलफेयर इवेंट, ऐसे ह्यूमन जो मानव कल्याण के इवेंट से आपको क्या मिला, ठीक है, कौन सी सीख मिली, ठीक है। तो ये देखिए आपके पास रिपोर्ट लिखा हुआ है कि एक ब्लड डोनेशन कैंप ऑर्गेनाइज किया गया हेल्थ क्लब ऑन 9 मार्च 2025 को डिस्ट्रिक्ट कॉन्वोकेशन हॉल। द इवेंट स्टार्टेड, 10 बजे इवेंट स्टार्ट हुआ। मेनी एंथुजियास्टिक डोनेटर्स पार्टिसिपेटेड, बहुत सारे उत्साही डोनेटर्स ने पार्टिसिपेट किया। अराउंड 150 एंड 100 पीपल डोनेटेड ब्लड कंट्रीब्यूटिंग टू दिस नोबल काज। लगभग 150 लोगों ने इस दया के कार्य में दान दिया।
और डॉक्टर्स एंड नर्सेज एंश्योर्ड अ स्मूथ प्रोसेस। डॉक्टर्स एंड नर्सेज ने मतलब ये सारी चीज़ें रिपोर्ट में लिख दी गई हैं, ठीक है। जो भी चीज़ ब्लड डोनेशन कैंप रखता है तो होता है। डॉक्टर्स एंड नर्सेज एंश्योर्ड अ स्मूथ प्रोसेस एंड डोनर्स वर गिवन रिफ्रेशमेंट्स, ठीक है। जब भी आप ब्लड डोनेट करेंगे तो आपको कुछ रिफ्रेशमेंट मिलेगा, रिफ्रेशमेंट मिलेगा, ठीक है। जैसे कुछ ORS मिल गया, कोई कोल्ड ड्रिंक मिल गया, मतलब कोल्ड ड्रिंक मतलब जिसमें एनर्जी हो, ठीक है। द कैंप स्प्रेड अवेयरनेस अबाउट इन द इम्पोर्टेंस ऑफ ब्लड डोनेशन कैंप। वहाँ पे एक हिंट था ना कि आपने क्या सीखा। तो इस कैंप से क्या हुआ, एक जागरूकता फैली कि लोगों को ब्लड डोनेट करना चाहिए ताकि लोगों का जीवन बच पाए। इट वॉज एन इंस्पायरिंग इवेंट, ये एक प्रेरणादायक इवेंट था। दैट हाईलाइटेड द स्पिरिट ऑफ ह्यूमैनिटी, जिसने मनुष्यता के उत्साह को, मानवता के उत्साह को हाईलाइट किया। एंड सोशल वेलफेयर, और सामाजिक कल्याण के भाव को क्या किया, उत्साहित किया। चलिए क्वेश्चन नंबर, यहाँ सेक्शन सी है। क्वेश्चन नंबर, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 का सी है। अभी तक ए और बी था, अब सी पे आ जाएंगे। सॉरी सेक्शन सी है, सेक्शन सी है ग्रामर का, ठीक है। सेक्शन सी है ग्रामर का। सेक्शन ए और बी खत्म हो चुका है, अब सेक्शन सी है जिसमें आपको सिर्फ ग्रामर के क्वेश्चंस मिलेंगे, जिसमें नरेशन सॉल्व करना होगा, पैसिव वॉइस सॉल्व करना होगा और एक पंचुएशन सॉल्व करना होगा, ठीक है। देखते हैं। री राइट द फॉलोइंग सेंटेंस बाय चेंजिंग इनटू इनडायरेक्ट स्पीच। ये आपका डायरेक्ट स्पीच का सेंटेंस है, डायरेक्ट स्पीच है, इसको सॉल्व करेंगे। द प्रिंसिपल सेड टू मी, ये आपका रिपोर्टिंग वर्ब कहलाता है, जिसमें सेड टू मी डबल इन्वर्टेड कॉमा हट जाता है, मी। तो सेड है क्योंकि ये क्वेश्चन है, जो भी बोला गया वो आस्क्ड हो जाएगा, मी वाई आई वॉज नॉट टेकिंग माई लीव। चलिए यहाँ पे नरेशन तो मैं आपको पढ़ा नहीं रहा हूँ, कैसे सॉल्व करना है, कैसे आंसर लिखना है आप देख लीजिए, ठीक है। क्वेश्चन नहीं लिखना होता है एग्जाम में, क्वेश्चन नहीं लिखना होता है, आप सीधे आंसर लिखिए, आंसर नंबर ये, ठीक है, आप आंसर लिखिए। डायरेक्ट कुछ बच्चे क्वेश्चन लिख देते हैं, हालांकि स्कूल्स में जनरली कुछ टीचर्स बताते भी नहीं हैं, तो आपको क्वेश्चन नहीं लिखना है, आपको सीधे आंसर लिखना है, ठीक है। द प्रिंसिपल आस्क्ड मी व्हाई आई वाज नॉट टेकिंग माई लीव, ठीक है। अब बी है इसका, चेंज द फॉलोइंग इनटू पैसिव वॉइस। पैसिव वॉइस में चेंज करना था। स्टूडेंट्स डिड नॉट रीड द बुक, ये पास्ट इंडिफिनिट का सेंटेंस है। पास्ट इंडिफिनिट का सेंटेंस पैसिव कैसे बनेगा, ये रहा आपका, देखिए ये रहा आपका ऑब्जेक्ट द बुक, द बुक बन जाएगा यहाँ पे सब्जेक्ट, ठीक है। पास्ट इंडिफिनिट है तो वाज आ गया, नॉट है तो नॉट आ जाएगा। रीड बाय द स्टूडेंट्स, ठीक है, सब्जेक्ट जो है हमारा वो ऑब्जेक्ट बन जाएगा, ठीक है। आगे बढ़ेंगे पंचुएशन, आगे बढ़ेंगे पंचुएशन की तरफ। चलिए आगे बढ़ते हैं। पंचुएट द फॉलोइंग, इसमें पंचुएट करना है। आपको पता है कि सेंटेंस का पहला जो वर्ड होता है, उसका पहला जो लेटर होता है वो कैपिटल होता है, तो क्या हो जाएगा यहाँ पे W कैपिटल हो गया। इज़ द कलर ऑफ योर ड्रेस, क्योंकि क्वेश्चन है इसलिए यहाँ पे क्वेश्चन मार्क हो जाएगा, हमारा पंचुएशन हो गया। अभी आती है बारी D, ट्रांसलेट द फॉलोइंग इनटू इंग्लिश। ये जो आपका पैसेज है इसको ट्रांसलेट करना है इंग्लिश में। आज सोमवार है, जब भी दिन की बात होती है जनरली इट से सेंटेंस शुरू करते हैं, बट ऐसे भी हो सकता है टुडे इज़ मंडे, इट इज़ मंडे टुडे भी हो सकता है। आप इसको लिख सकते हैं इट इज़ मंडे टुडे, ठीक है, आप इसको लिख सकते हैं इट इज़ मंडे टुडे, इट इज़ मंडे टुडे, इट इज़ मंडे टुडे, या फिर टुडे इज़ मंडे। माई फादर हैज़ प्रोमिस टू बाई मी अ न्यू क्लॉथ्स टुडे। मेरे पिताजी ने मुझे नए कपड़े खरीदने के लिए प्रॉमिस किया है। वी विल ऑल गो द मार्केट इन द इवनिंग, हम सब लोग शाम को मार्केट जाएंगे। देयर विल बी आल्सो देयर आई विल आल्सो बाई माई अदर फेवरेट आइटम्स, वहाँ पे मैं अन्य प्रिय वस्तुओं को भी खरीदूँगा, ठीक है। ये हमारा ट्रांसलेशन, बड़ा आसान सा ट्रांसलेशन आता है, आसान है, लेकिन अगर आप पढ़े रहेंगे ट्रांसलेशन आपको आता रहेगा तभी आप इसको सॉल्व कर पाएंगे। मूव, सेक्शन डी आ गया, सेक्शन सी खत्म हो गया, सेक्शन डी आ गया। सेक्शन डी में आपको आपके दोनों बुक से शॉर्ट क्वेश्चंस मिलेंगे और लॉन्ग क्वेश्चंस भी मिलेंगे। तो सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 5 कहता है आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस इन अबाउट 30 to 40 वर्ड। ये आपका शॉर्ट क्वेश्चन है, ठीक है, और ये लैंचो वाले यानी आपकी टेक्स्ट बुक से दिया हुआ है, ठीक है, टेक्स्ट बुक्स पे दिया हुआ क्वेश्चन है। हु हेल्प लैंचो एंड इन वॉट मैटर ही इज़ हेल्प, लैंचो की मदद किसने की और किस मैनर में, किस तरीके से उसकी मदद की गई, ठीक है। आप सबको पता है लैंचो की फसल बर्बाद हो गई थी और उसने भगवान को पत्र लिखा, लेकिन भगवान को पत्र न मिलके भगवान जैसे लोगों को पत्र मिला, पोस्ट मास्टर और उसके पोस्ट ऑफिस एम्प्लॉयज़ को, उन्होंने उसकी मदद की आपस में मनी कंट्रीब्यूट करके, ठीक है। द पोस्ट मास्टर एंड द पोस्ट ऑफिस एम्प्लॉयज़ हेल्प लैंचो, इन्हीं दोनों लोगों ने मदद किया था। दे गेव, यहाँ पे गेव होना चाहिए,
हेल्प लंच, मदद करते हैं। दे गिव अ पार्ट ऑफ देयर सैलरी, उन्होंने अपने सैलरी से कुछ डोनेशन के रूप में क्या दिया, डोनेशन के रूप में उन्होंने कुछ रकम दिया उसको मदद करने के लिए। दे कंट्रीब्यूटेड 70 पीसोस टू लैंचो, 70 पीसोस उसको दे पाए। बाकी की स्टोरी आपको पता ही है। आगे बढ़ेंगे। हाउ डज द थीफ थिंक अनिल विल रिएक्ट टू द थेफ्ट, जब अनिल को पता चलेगा, चोर ने ये सोचा कि अनिल, कैसे सोचा कि अनिल को कैसा लगेगा जब उसे चोरी का पता चलेगा, तो चोर के पॉइंट ऑफ व्यू से यहाँ पे आंसर लिखा हुआ है। ठीक है, आपको क्वेश्चन नंबर 5 का जो ए और बी 2 क्वेश्चन मिलेंगे, लेकिन दोनों का और करके एक क्वेश्चन मिलेगा, कोई एक ही करना होगा। ठीक है, और या तो ये वाला करिए या तो ए का पहला करिए। ठीक है, तो आंसर है द थीफ हरी सिंह थिंग्स दैट अनिल विल बी अपसेट, चोर को लगता है कि हरी सिंह कि जब अनिल को पता चलेगा चोरी का तो वो अपसेट हो जाएगा और नाराज़ होगा, जब उसे ये पता चलेगा चोरी का, जब चोरी के बारे में पता चलेगा। ही एक्सपेक्ट्स अनिल टू बी डिसअपॉइंटेड, वो आशा करता है कि अनिल निराश हो जाएगा, डिसअपॉइंटेड इन हिम, यानी अनिल उससे क्या हो जाएगा, निराश हो जाएगा हरी सिंह से। बट ही ऑल्सो बिलीव्स दैट, लेकिन उसको ऐसा भी विश्वास है कि अनिल वुड नॉट बी टू हार्श, लेकिन ऐसा भी विश्वास है कि अनिल बहुत ज़्यादा कठोर नहीं होगा, क्योंकि अनिल का स्वभाव ही ऐसा है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 का बी। ठीक है, इसके लिए भी आपको 2 क्वेश्चंस मिलेंगे, एक ही करना होगा और करके एक और क्वेश्चन मिलेगा। हाउ डिड बुद्धा टीच किस्सा गौतमी अ ट्रूथ ऑफ लाइफ, किस्सा गौतमी को ट्रूथ ऑफ लाइफ कैसे सिखाया गौतम बुद्धा ने। ठीक है, उसको एक मुट्ठी सरसों लाने के लिए बोला और उनको रिजल्ट पता था, और फाइनली उन्होंने ये सोचा कि मैं इसको बताऊंगा कि जीवन में कोई ऐसा नहीं है जो मरे, धरती पर कोई ऐसा नहीं है, इस पूरे सृष्टि में कोई ऐसा नहीं है, कोई जीव जो मरे ना कभी। ठीक है, बुद्धा टॉट किस्सा गौतमी द ट्रूथ ऑफ लाइफ बाय आस्किंग हर टू फाइंड मस्टर्ड सीड्स फ्रॉम अ हाउस, बुद्धा ने किस्सा गौतमी को एक मुट्ठी सरसों किसी ऐसे घर से लाने के लिए कहकर सिखाया वेयर नो वन हैड डाइड, जहाँ पे कोई मरा ना हो। When she couldn't find any, जब उसे कहीं नहीं मिला एक मुट्ठी सरसों ऐसे घर से जहाँ पर कोई मरा ना हो, she realized that, उसने एहसास किया कि डेथ इज़ यूनिवर्सल, की मृत्यु क्या है, यूनिवर्सल है, यूनिवर्सल ट्रुथ है, सार्वभौमिक सत्य है। एंड सफरिंग इज़ अ पार्ट ऑफ लाइफ, और कष्ट जीवन में आना ही आना है। किसी ने कहा है कि कष्ट जीवन का दूसरा नाम है, तो जीवन है तो मृत्यु भी आएगी और कष्ट भी आएगी। ठीक है, आगे बढ़ेंगे। क्वेश्चन इसका भी और करके दिया हुआ है, क्वेश्चन नंबर 5 का बी का और। व्हाट मेड वल्ली सैड ऑन हर रिटर्न जर्नी, वल्ली जब अपनी बस से जर्नी कस्बे से टाउन से लौट रही थी तो किस बात से वो सैड हो गई, तो आंसर आपको पता होगा, उसने एक गाय को मरा हुआ देख लिया था, उस गाय के बछड़े को, उसी गाय को जो उधर से आते वक्त अपने गांव से कस्बे की तरफ आते वक्त उसने देखा था, दौड़ रही थी अपना पूंछ उठा के बस के आगे आगे। ठीक है, और उधर से आते वक्त यानी शहर से लौटते वक्त उसने देखा कि वो मर गई थी, उसकी बॉडी से खून बह रहा था। क्योंकि चाइल्ड साइकोलॉजी ये होती है कि बहुत ज़्यादा सेंसिटिव हार्ट के होते हैं, तो उसे दुख हुआ, उसको लगता था कि अगर मैं खिड़की के बाहर देखूंगी तो मुझे और भी कोई दुखद दृश्य दिख जाएगा, इसलिए बच्चों का हृदय कोमल होता है, उसने बाहर देखने से मना कर दिया। ठीक है, ऑन हर रिटर्न जर्नी वल्ली बीकेम सैड, वल्ली दुखी हो गई अपने रिटर्न जर्नी पे। व्हेन शी सॉ द डेड काउ, जब उसने मरी हुई गाय को देखा ऑन द रोड। ठीक है, द साइट ऑफ द एनिमल्स लाइफलेस बॉडी, यानी उस मरे हुए जानवर का जो शरीर था उसका दृश्य देखकर क्या हो गई, गहराई से वो डिस्टर्ब हो गई। एंड मेड हर फील दैट, और उसने ये महसूस किया कि द वर्ल्ड आउटसाइड वॉजंट एज हैप्पी एज सी इमेजिन, कि बाहर की जो दुनिया है वो उतनी अच्छी नहीं है, उतनी हैप्पी नहीं है जितना कि उसने कल्पना किया था। ठीक है, इसलिए उसने बाहर देखने से मना कर दिया। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 6, ये लॉन्ग क्वेश्चन दिया हुआ है आपका। हाउ डिड एनी फाइनली स्टॉप मिस्टर कीसिंग फ्रॉम पनिशिंग हर, ये डायरी ऑफ एनी फ्रैंक है। आंसर एनी वन ऑफ द फॉलोइंग इन अबाउट 60 वर्ड्स, कई क्वेश्चन मिलेंगे आपको, ए और बी मिलेगा, कोई एक आपको लिखना पड़ेगा। ठीक है, हाँ कोई एक आपको लिखना पड़ेगा, 2 बार क्वेश्चन टाइप हो गया है। देखते हैं, हाउ डिड एनी फाइनली स्टॉप, यानी एन फ्रैंक ने मिस्टर कीसिंग को कैसे उसको सज़ा देने से मना किया। तो आपको पता है कि मिस्टर कीसिंग जो मैथ्स टीचर थे, जो टीचर थे उसके बार बार उसको जो है पनिशमेंट के रूप में कुछ एस्से लिखने के दे देते थे। जब 3rd टाइम उसने एस्से लिखा पोएम के फॉर्म में, तो उसने कुछ ऐसा लिख दिया, ऐसे कुछ तर्क दिए, आर्ग्यूमेंट दिए कि मिस्टर कीसिंग ने उनको पनिश करना बंद कर दिया। देखते हैं,
Annie stopped Mrs. Kissing from punishing her by writing a humorous essay to explain why she talked so much in class. Third time when Annie Frank was given the essay writing as a punishment, तो उसने क्या किया, इस बार का जो एसे था अपने फ्रेंड की मदद से उसको एक पोएम के रूप में लिखा और उसमें उसने ये तर्क दिया कि वो इतना ज़्यादा क्यों बात करती है, ठीक है। इन द एसे सी डिस्क्राइब्ड हाउ टॉकिंग वॉज इनहेरिटेड फ्रॉम हर मदर। उसने एसे में बताया, जो होमवर्क के रूप में लिखा था, उसने बताया कि उसको ये टॉकिंग जो है अपने मम्मी से विरासत में मिली है, उसकी माँ भी उतनी ही बातूनी थी। एंड हाउ हर एंसेस्टर्स वर आल्सो टॉकेटिव, और उसके एंसेस्टर्स, मम्मी से पहले उसके जो पूर्वज थे वो भी कैसे इतने ज़्यादा बातूनी थे, और उन्हीं से वो गुण उनको मिला है। तो जब गुण उनको इनहेरिट किया है यानी विरासत में मिला है तो उसको चेंज नहीं कर सकती। टॉकेटिव यानी बातूनी। मिस्टर कीसिंग हु हैड अ सेंस ऑफ ह्यूमर, मिस्टर कीसिंग जिनका सेंस ऑफ ह्यूमर था यानी थोड़े मजाकिया व्यक्ति थे, अप्रिसिएटेड द एसे, उन्होंने इस एसे को पसंद किया, अप्रिसिएट किया, एंड स्टॉप्ड गिविंग हर पनिशमेंट, और उसको पनिशमेंट देना बंद कर दिया। क्वेश्चन नंबर 6 का ए। अभी बी करेंगे, बी 2 बार क्वेश्चन टाइप हो गया, ये नहीं रहेगा यहाँ पे। बी कोई एक करना है, हमने दोनों कर दिया। गिव अ कैरेक्टर स्केच ऑफ लैंचो। देखिए जब भी किसी का कैरेक्टर स्केच लिखना होता है तो क्या करना होता है, हमें उसके गुण, जब भी हम किसी व्यक्ति को जज करते हैं तो उसकी कुछ क्वालिटीज़ को पकड़ते हैं कि वो झगड़ालू है, तेज़ बोलता है, तेज़ चलता है, या फिर ज़्यादा पढ़ाकू है, तो उसका कैरेक्टर स्केच, उसके कैरेक्टरिस्टिक्स को निकाल के कैरेक्टर स्केच करते हैं। सपोज लैंचो को आपको लगता है कि लैंचो एक ईमानदार व्यक्ति, तो आप लिखेंगे एन ऑनेस्ट मैन। ऐसे ही 2-4 ट्रेट्स पकड़ लेंगे उस व्यक्ति का और उसका कैरेक्टर स्केच हम लिख देंगे। तो आपको कैरेक्टर स्केच लिखना है तो आप देख सकते हैं यहाँ पे हमने लिख दिया है। मैं किनारे हट जाता हूँ, आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं कि लैंचो कैसा था। लैंचो एक पुअर हार्ड वर्किंग व्यक्ति था, किसान था, और हु वाज द ओनली ब्रेड अर्नर ऑफ द फैमिली, और वही अपनी फैमिली में कमाने वाला था। हिज क्रॉप्स हैड बिन डिस्ट्रॉयड बाय अ हेल स्टोर, एक तूफ़ानी बारिश ने क्या किया था, ओलों ने क्या किया था, उसकी फसल बर्बाद कर दी। ये सारी कहानी आपको पता है। तो अब उसने भगवान को एक पत्र लिखा, उनको ये डिमांड करते हुए कि मुझे थोड़ी फाइनेंशियल हेल्प दे दीजिए, फिर आगे की चीज़ें आप जानते हैं। तो कैसा था लैंचो, फेथ इन गॉड, लैंचो का फर्म फेथ द गॉड में, ठीक है, तभी तो उसने पत्र लिखा। स्टूपिड एंड नेटिव, थोड़ा स्टूपिड था, नाइव था, और ठीक है, ये सारी चीज़ें आप देख सकते हैं। आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, ठीक है, मैं किनारे हट जाता हूँ, आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, आप इसको पढ़ सकते हैं। कितना ये आप ये आंसर अपने एग्ज़ाम में अगर लिखेंगे तो पूरा नंबर मिलेगा आपको। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 7, अगेन वी हैव सर्टेन, 3 नंबर के लिए क्वेश्चन है, हाउ विल आइस बी एज ग्रेस एंड सफाइज फॉर काजिंग द वर्ड ऑफ दिस वर्ल्ड, डू यू एग्री विद द पोएट। कैसे पोएट कहता है कि आइस जो है कैसे संसार को नष्ट कर सकता है, क्या पोएट की इस बात से आप सहमत हैं। यहाँ पे देखिए क्या आंसर दिया हुआ है, ये फायर एंड आइस वाले चैप्टर से है। आइस सिंबलाइज हेट्रेड। देखिए आइस मतलब एक्चुअल आइस की बात नहीं हो रही, यहाँ पे बात हो रही आइस का मतलब होता है घृणा, नफरत। लेखक कहते हैं कि आइस से भी दुनिया समाप्त हो सकती है। क्या लेखक की आप इस बात से सहमत हैं। तो आइस का मतलब घृणा होता है, कोल्डनेस एंड इंडिफरेंस। जस्ट एज फायर, जैसे कि फायर होती है डिज़ायर का प्रतीक है, इच्छाओं का प्रतीक है। कैन डिस्ट्रॉय, आइस कैन ऑल्सो एंड द वर्ल्ड। जैसे फायर क्या कर सकती है, फायर मतलब डिज़ायर, इच्छाएं। जब आदमी की इच्छाएं बहुत ज़्यादा हो जाती हैं तो वो बर्बादी की तरफ बढ़ने लगता है, अगर वो पॉजिटिवली उन चीज़ों को, इच्छित चीज़ों को पाने की कोशिश ना करे। तो जैसे आइस ख़त्म कर सकता है वैसे फायर, जैसे फायर ख़त्म कर सकता है वैसे आइस यानी जिसका मतलब हेट्रेड है वो भी संसार को ख़त्म कर सकती है। मेकिंग पीपल क्रूअल, जब आइस होगा यानी लोगों के अंदर घृणा आएगी तो वो क्रूअल हो जाएंगे यानी निर्दयी हो जाएंगे, और इमोशनलेस, और उनके अंदर भावना रहित हो जाएंगे, निगेटिव इमोशन से भर जाएंगे। आई एग्री विद द पोएट। जाहिर सी बात है जब इंसान के अंदर ज़्यादा घृणा होती है, फिर ज़्यादा इच्छा होती है तो निगेटिविटी की तरफ बढ़ जाता है। अगर ज़्यादा घृणा होगी तो नफरत करेगा और ऐसे कुछ काम करेगा जिससे सामने वाले अपोनेंट को या फिर दुश्मन को क्या हो, नुकसान हो। तो कह रहे कि जैसे आइस यानी कि जैसे फायर है जो डिज़ायर से लोग ख़त्म हो सकते हैं, दुनिया ख़त्म हो सकती है, वैसे आइस से भी चीज़ें ख़त्म हो सकती हैं, दुनिया ख़त्म हो सकती है। जब आदमी के अंदर ज़्यादा हेट्रेड होगा यानी आइस होगा तो वो निर्दयी हो जाएगा, इमोशनलेस हो जाएगा। और कहता है कि आई एग्री विद द पोएट, मैं पोएट से की इस बात से सहमत हूँ। बोथ अनचेक्ड डिज़ायर एंड हेट्रेड कैन लीड टू डिस्ट्रक्शन, यानी कि चाहे डिज़ायर हो चाहे फायर हो, यानी चाहे डिज़ायर हो या फिर हेट्रेड हो, अगर वो अनचेक्ड हैं, अनियंत्रित हैं
असंतुलित हैं तो वो क्या कर सकती हैं, क्या कर सकती हैं, बर्बादी ला सकती हैं, दुनिया को बर्बाद कर सकती हैं। ठीक है, अगर लोगों के अंदर घृणा ना हो तो, लालच ना हो तो लड़ाइयाँ होंगी नहीं। और इसी क्वेश्चन का एक और है, और करके लिख देंगे, राइट 4 लाइन्स ऑफ एनी पोएम प्रिस्क्राइब्ड इन योर सिलेबस। कोई 4 लाइन लिख सकते हैं आप पोएम की, तो यहाँ देखिए 4 लाइन लिखा हुआ है, 4 लाइन पोएम के लिखना है। अगर क्वेश्चन पेपर में कहीं 4 लाइन पहले से दिया हो तो उसी को नहीं कॉपी पेस्ट कर देना है, आपको अपने मन से पोएम की 4 लाइन, तो एक कोई हो सकता है जो आपने लर्न किया वो उसमें आ जाए, तो एक बचेगा तो आप उसको यहाँ पर 4 लाइन लिख सकते हैं। ठीक है ना, ये देखिए फायर एंड आइस वाला पोएम यहाँ पे लिखा हुआ है। ठीक है, कितनी 2 पोएम्स अपने टेक्स्ट बुक से 2 पोएम्स की 4 लाइन लर्न करके आएंगे आप, शुरुआती 4 लाइन लर्न करना है। ठीक है, आगे बढ़ेंगे, राइट द सेंट्रल आइडिया ऑफ एनी वन ऑफ द फॉलोइंग पोएम्स। इन तीनों में से किसी एक पोएम का आपको क्या करना है, सेंट्रल आइडिया लिखना है। तो इसके लिए आप क्या करेंगे, किन्हीं 2 पोएम्स का सेंट्रल आइडिया, 3 पोएम के सेंट्रल आइडिया याद करके जाएंगे, कोई ना कोई एक आपको इन तीनों में से मिल जाएगा, आप लिख सकते हैं। ठीक है, द टेल ऑफ कस्टर्ड एंड द ड्रैगन, इसका सेंट्रल आइडिया यहाँ पे लिखा हुआ है। मैं किनारे हट जाता हूँ, आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, हालांकि आपकी बुक में दिया होगा लेकिन मैंने इसको छोटा बना के लिखा हुआ है। ठीक है, द टेल ऑफ कस्टर्ड द ड्रैगन इज़ अ फनी पोएम। कैसा पोएम है, टेल ऑफ कस्टर्ड द ड्रैगन एक फनी पोएम है, बैलड है। बैलड का मतलब होता है, जैसे अगर आपको बिरहा जैसा शब्द पता है, बिरहा क्या होता है, यानी कि कोई कहानी होती है जो कंपोजिशन में होती है, पोइटिक फॉर्म में होती है कोई कहानी, उसी को बैलड कहते हैं। ठीक है, हालांकि इसकी डिस्क्रिप्शन बड़ी है। दैट टेल्स द स्टोरी ऑफ अ गर्ल नेम्ड बेलिंडा, जिसमें एक बेलिंडा नाम की लड़की का वर्णन है, एंड हर 4 पेट्स, और उसके 4 पेट्स का वर्णन है। द सेंट्रल कैरेक्टर इन द स्टोरीज इज बेलिंडाज पेट ड्रैगन। इसमें जो मेन कैरेक्टर है, केंद्रित कलाकार है, कैरेक्टर है, वो ड्रैगन है, कस्टर्ड उसका नाम है। ठीक है, द पोएट सेज दैट ऑल द अदर पेट्स आर वेरी ब्रेव। पोएट कहता है कि बाकी सारे जो पेट्स थे वो बहुत बहादुर थे, बट द कस्टर्ड द ड्रैगन इज़ वेरी टिमिड। लेकिन कस्टर्ड जो ड्रैगन है वो वेरी टिमिड है। टिमिड का मतलब बहुत ज़्यादा वो डरपोक है। कैसा है, बहुत ज़्यादा वो डरपोक है, कॉवर्ड है। हाउ एवर व्हेन द रियल डेंजर कम ऑल द पेट्स रन अवे एक्सेप्ट कस्टर्ड। फिर लेकिन जब असली खतरा आता है तो सभी पेट्स भाग जाते हैं और कस्टर्ड द ड्रैगन नहीं भागता है, हालांकि वो डरपोक है, बाकी तो बहादुर है। कस्टर्ड शोज ब्रेवरी एंड करेज एट द राइट मोमेंट एंड सेव्स एवरीवन्स लाइफ। ड्रैगन क्या करता है, सही समय पर अपनी बहादुरी दिखाता है और बाकी सबका जीवन बचा लेता है। बेलिंडा और उनके 4 पेट्स का जीवन बचा लेता है। इन दिस पोएम द पोएट हैज़ ट्राइड टू से दैट, इस पोएम में कवि ने कहने की कोशिश की है, समटाइम्स अ टिमिड पर्सन इज़ द एक्चुअल हीरो। कभी कभी एक डरपोक व्यक्ति भी क्या होता है, एक्चुअल हीरो होता है इन द टफेस्ट सिचुएशन ऑफ लाइफ, जब जीवन का टफेस्ट सिचुएशन आता है। तो ये हमारा सेंट्रल आइडिया है, तीनों में से कोई एक लिखना है, मैंने तीनों नहीं लिखा है। क्वेश्चन नंबर 9 और 10 में फिर हमारा क्वेश्चन पेपर ख़त्म। एवरीवन आंसर एनी वन ऑफ द फॉलोइंग इन 30 to 40 वर्ड्स। ये आपकी जो सप्लीमेंट्री बुक है उससे क्वेश्चन आपको क्या करना है, कोई एक क्वेश्चन का आंसर लिखना है। वाई डज 30 to 40 वर्ड्स में, देखिए 30 to 40 वर्ड जरूरी नहीं एक्चुअल हो जाएगा, ठीक है, 5-10 वर्ड कम या ज़्यादा हो सकता है, हालांकि कोशिश करेंगे आपकी कम ना हो, ज़्यादा हो जाए। मिसेस पम्फ्रे रिंग्स हर हैंड्स बिकॉज, वाई डज मिसेस पम्फ्रे रिंग हर हैंड्स, मिसेस पम्फ्रे ने अपने हाथों को कैसे क्यों मोड़ा। मिसेस पम्फ्रे रिंग्स हर हैंड्स बिकॉज सी इज़ वेरी एंग्सियस एंड वरीड, बहुत ज़्यादा चिंतित हैं, निराश हैं। अबाउट ट्रिकी, ट्रिकीज हेल्थ, ट्रिकी के हेल्थ को लेके। सी फील्स हेल्पलेस एंड डिस्ट्रेस्ड एज सी बिलीव्स दैट ट्रिकीज कंडीशन इज वर्सेनिंग, वो असहाय महसूस करती हैं, परेशान महसूस करती हैं, क्योंकि उनको लगता है कि ट्रिकी की कंडीशन वर्सेनिंग है। वर्सेनिंग है मतलब और बुरी होती जा रही है। एंड सी डजेंट नो व्हाट टू डू टू मेक हिम बेटर, और उन्हें यही नहीं पता है कि ये नहीं पता है कि उसकी हालत में सुधार लाने के लिए वो क्या कर सकती हैं, उन्हें क्या करना चाहिए, वो क्या करें। वाई डज, दोनों में से कोई एक करना है, ए या बी, दोनों में से कोई एक। वाई डज सुलेखा स्टार्ट स्टैमरिंग, सुलेखा ने हकलाना क्यों शुरू कर दिया है। स्टैमर का मतलब होता है हकलाना, स्टैमर बोले तो हकलाना, स्टैमर का मतलब होता है हकलाना। वाई डिड सुलेखा स्टार्ट स्टैमरिंग, सुलेखा ने हकलाना क्यों शुरू कर दिया, ठीक है।
भोली स्टार्टेड स्टैमरिंग, सॉरी सुलेखा या भोली एक ही बात है। भोली स्टार्टेड स्टैमरिंग बिकॉज व्हेन शी वाज 2 years old, जब सुलेखा यानी भोली 2 साल की थी, सी फेल ऑफ द कॉट, वो चारपाई से गिर गई, ऑन हर हेड, अपने सर के बल चारपाई से गिर गई। इट डैमेज्ड हर ब्रेन, और इससे उसका ब्रेन डैमेज हो गया और वो हकलाने लगी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 10 जो हमारा फाइनल क्वेश्चन है, आंसर एनी वन ऑफ द फॉलोइंग इन अबाउट 60 वर्ड। ये देखिए आपके जो सप्लीमेंट्री बुक है फुटप्रिंट विदाउट फिट, उससे जो है ये क्वेश्चन है, डिस्क्राइब द होल ट्रीटमेंट ऑफ ट्रिकी इन डिटेल। 60 वर्ड में लिखना है, दोनों में से कोई एक आंसर करना है। पहला क्वेश्चन है कि ट्रिकी का ट्रीटमेंट कैसे हुआ, उसको डिस्क्राइब करिए, होल डिटेल में डिस्क्राइब करिए। ठीक है, तो देखिए आप सबको पता है, इसकी समरी पता है कि ट्रिकी जो था एक कुत्ता था, उसके डॉक्टर ने जो है क्या किया, उसका इलाज कैसे किया, पहले उसको पानी खाना पीना देना बंद कर दिया, बाद में पानी देना शुरू किया, सिर्फ उसको स्ट्रिक्ट ऑब्जर्वेशन में रखा, फिर उसके बाद से उसको बाकी कुत्तों के साथ छोड़ दिया ताकि वो दौड़ सके, थोड़ा सा एक्सरसाइज कर सके, वर्कआउट कर सके। और धीरे धीरे जब उसके अंदर जो है खाने की कमी हुई और थोड़ी एनर्जेटिक उसने फील किया, तो फिर धीरे धीरे डॉक्टर ने उसको खाना भी देना शुरू कर दिया थोड़ा थोड़ा, और धीरे धीरे एक्सरसाइज करके अन्य कुत्तों के साथ दौड़ के उसका स्वास्थ्य जो है धीरे धीरे सुधर गया। तो पहले डॉक्टर ने उसको हॉस्पिटलाइज किया। द डॉक्टर एडमिटेड ट्रिकी टू हिज क्लिनिक एंड इमीडिएटली स्टॉप्ड फीडिंग हिम। डॉक्टर ने पहले उसको अपने हॉस्पिटल में भर्ती किया और उसको तुरंत खाना देना बंद कर दिया। फॉर 2 days 2 दिनों तक ट्रिकी वॉज गिवन नो फूड, ट्रिकी को कोई खाना नहीं दिया गया। अलाउिंग हिज बॉडी टू डिटॉक्स, ताकि उसकी बॉडी क्या हो सके, डिटॉक्स हो सके, उसके जो बॉडी से जो टॉक्सिन्स जो थे वो बाहर आ सके। ही वॉज मेड टू एक्सरसाइज विथ अदर डॉग्स, उसने अन्य डॉग्स के साथ एक्सरसाइज कराया गया। विच हेल्प्ड हिम रिगेन स्ट्रेंथ, जिससे ताकि उसकी जो ताकत थी वो पुनः प्राप्त हो गई। स्लोली अ सिंपल डाइट वॉज इंट्रोड्यूस्ड, धीरे धीरे उसको थोड़ा सा डाइट देना शुरू किया गया। एंड ट्रिकीज कंडीशन इम्प्रूव, ट्रिकी की कंडीशन सुधर गई। मेकिंग हिम हेल्दियर एंड मोर एक्टिव, और अब क्या हो गया, और ज़्यादा स्वस्थ हो गया और एक्टिव सक्रिय हो गया। दोनों में से कोई एक करना है, हालांकि मैंने दोनों लिख दिया है, देख लीजिए। तो इस प्रकार से ट्रिकी का इलाज कैसे हुआ इसको डिटेल में लिखा गया। वाई डू भोलीज पेरेंट्स एक्सेप्ट बिसम्बर्स मैरिज प्रपोजल, बिसम्बर का मैरिज प्रपोजल। ये देखिए दोनों क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपके बोर्ड एग्जाम के लिए। अगर आप इसको लर्न कर लेंगे तो चांसेस है 90% कि ये दोनों क्वेश्चंस बोर्ड एग्जाम में आ जाएंगे। ठीक है, वाई डू भोलीज पेरेंट्स एक्सेप्ट बिसम्बर्स मैरिज प्रपोजल, बिसम्बर का मैरिज प्रपोजल भोली के लिए उनके माता पिता ने क्यों स्वीकार किया। भोलीज पेरेंट्स एक्सेप्ट बिसम्बर्स मैरिज, उन्होंने भोली के माता पिता ने उसकी शादी स्वीकार कर ली, बिसम्बर का मैरिज प्रपोजल। बिकॉज ही इज़ वेल्दी, क्योंकि वो धनवान था। हमारी सोसाइटी में भी आप ऐसे लोगों को पाएंगे जो अपनी बेटियों की शादी जो है ऐसे लड़के से कर देते हैं जो उम्र में लड़की से काफ़ी बड़ा होता है, क्योंकि उसके पास पैसा होता है थोड़ा सा, उसकी सोसाइटी थोड़ी बड़ी होती है, तो पैसे के लिए दुगनी उम्र के लड़के से, लड़की से दुगनी उम्र के लड़के से लोग शादी कर लेते हैं। यहाँ भी वही हाल था। ठीक है, देखते हैं। भोली के माता पिता ने बिसम्बर से उसकी शादी का प्रपोजल स्वीकार कर लिया क्योंकि ही इज़ वेल्दी, वो धनवान है। एंड ऑफर्स अ गुड फाइनेंशियल मैच, और क्या होता है, ऑफर अ गुड फाइनेंशियल मैच। डिस्पाइट भोलीज अपीयरेंस एंड स्पीच डिफेक्ट, भोली की जो अपीयरेंस है वो सुंदर दिखने में नहीं है, एंड बोलने पे भी उसको प्रॉब्लम है। इसके बाद भी बिसम्बर ने क्या किया, शादी के लिए तैयार हो गया और उसके माता पिता भी तैयार हो गए। दे सी मैरिज एज अ वे टू सिक्योर अर फ्यूचर, शादी बिसम्बर से भोली की शादी को उनके माता पिता ने कैसे देखा कि उसका फ्यूचर सिक्योर हो जाएगा। दे आर ब्लाइंडेड बाय हिज मटेरियल वेल्थ, वो उसके धन दौलत से की चकाचौंध से अंधे हो गए थे, मतलब नॉट लिटरली अंधे हो गए थे, उसकी धन दौलत देखकर मोहित हो गए थे। ठीक है, कि मेरी बेटी की शादी हो जाएगी, इसमें प्रॉब्लम भी है, इसमें थोड़ी सी दिक्कत भी है, मतलब सामाजिक दृष्टिकोण से। एंड डू नॉट कंसीडर हर हैप्पीनेस, लेकिन उन्होंने यानी भोली के माता पिता ने उनकी खुशी का ख्याल नहीं किया और वेल बीइंग है उसके कल्याण का, वेल बीइंग का, भले बुरे का ख्याल नहीं किया। व्यूइंग हर एज अ बर्डन, और उसको एक बोझ माना टू बी मैरिड ऑफ, ताकि और सोचा कि शादी करके जल्दी से यहाँ से वो चली जाए। इन दोनों क्वेश्चंस का आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और मुझे ये लगता है कि 90% की गारंटी के क्वेश्चन के क्या हो जाएंगे आपके बोर्ड एग्जाम में जरूर आएंगे। ठीक है, किसी न किसी सेट में जरूर आएगा, आउट ऑफ द 5 सेट किसी न किसी सेट में क्वेश्चन जरूर आएंगे, मुझे ऐसा लगता है। ठीक है,
तो यहाँ पे हमारा क्वेश्चन समाप्त होता है, हमारा ये सेट 5 यूपी बोर्ड का इंग्लिश का समाप्त होता है। मुझे आशा है, मुझे उम्मीद है कि इससे आपको काफ़ी ज़्यादा अपने बोर्ड एग्ज़ाम में मदद मिलेगी। इसकी हेल्प लेके